बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी मॉर्निंग्स भी अच्छी हो रही होंगी। और हम दुआ भी यही करते हैं कि आपकी सुबह बड़ी अच्छी हो ताकि सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि जब सुबह का आगाज़ अच्छा होता है तो फिर सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। इसके लिए ज़रूरी है कि सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, एक्सरसाइज करने को जाएं, उसके बाद अपना आप जो भी आप काम के लिए जाते हैं, ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज स्कूल जाना है, तो फिर आप उसके लिए जाएं। तो ये रूटीन आपकी बड़ी होनी चाहिए अच्छी, ताकि आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे। इसी के साथ साथ हम पाकिस्तानी हैं, हमें बहुत फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमें हमारा जो ये फ़ख्र है और बुलंदियों तक पहुँच रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। और हमने जो कहते थे कि पाकिस्तानी भी कर दिखाएंगे, वो हमने कर दिखाया। और हमें बहुत फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पर, अपनी आवाम पर, कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पाक फ़ौज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसी के साथ साथ आवाम ने बड़ी सपोर्ट दी उन्हें। आवाम की सपोर्ट भी बड़ी ज़रूरी होती है। और बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो चीज़ें जब सामने आई तो बहुत से मीम्स भी बनी उस पर, मीमर्स ने उस पर बहुत सारी मीम्स भी बनाई जिसे देखकर हंसी भी आई, लेकिन वो बहुत मज़े की चीज़ें थी कि जो पाकिस्तानियों ने की। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जब दुश्मन हमें मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालने की काबिलियत रखते हैं, ये हमने उनको बता दिया है। अगर आइंदा भी ऐसी कोई हरकत की तो फिर सोच समझ के कीजिएगा। मुझे लगता है कि आइंदा कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा जाएगा कि जो पाकिस्तानियों ने अपना नाम कमाया है, इसी के साथ साथ उन्हें टाइटल भी मिला है, किंग ऑफ द स्काइज का टाइटल। ये बहुत बड़ा टाइटल है जो पाकिस्तानियों को मिला है। हम अपनी फ़िज़ाई हदूद में भी बहुत पावरफुल है, हमारी नेवी बहुत पावरफुल है, हमारी पाक फ़ौज बहुत पावरफुल है, हमारी आवाम बहुत पावरफुल है और हमारा मीडिया भी बहुत पावरफुल है कि उन्होंने बड़ी कोई ऐसी फॉल्स या फेक न्यूज़ नहीं चलाई। जो हकीकत पर थी, फैक्ट और फिगर्स को सामने रखते हुए हमने अपनी इस तमाम जितनी भी चीज़ें थी हमने इसको कवर किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ इस पर आज हम बात भी करेंगे। जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद खोकर साहब, जो कि डिफेंस एनालिसिस्ट हैं। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ तशरीफ फरमा है बिलाल नियाजी, जो कि रिपोर्टर भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सज्जाद साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और फिर ऑपरेशन में हमने बड़ी कामयाबी समेटी। पाकिस्तान अफवाज की शानदार फतह है मुल्तान में और पूरे पाकिस्तान में। फतह जश्न मनाना अभी तक जारी है। मुल्तानियों ने, साउथ पंजाब ने बड़ा शानदार तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। क्या कहेंगे? अनम, सबसे पहले तो बनियान मरसूस जो ऑपरेशन था, इसका एक अहम हिस्सा था इंफॉर्मेशन ऑपरेशन। मैं समझता हूं कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने जिस जिम्मेदाराना किरदार का मुजाहरा किया है, ये शायद आज तक न किसी दुनिया के और मुल्क में हुआ है और ना इससे पहले कभी पाकिस्तान में हुआ है। इस बार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, सबसे पहले जंग का जो हिस्सा होता है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, इस इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को जीतने के लिए पाकिस्तानी मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट को सलाम करता हूं और उनकी इस कामयाब फतह पर मुबारकबाद देता हूं। जब हम इस इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को दूसरे मुल्क के साथ मुवाजना करते हैं, इंडिया के साथ मुवाजना करते हैं, तो फिर हमें बहुत अफसोस भी होता है, दुख भी होता है और हम ये डिमांड भी करेंगे भारत से कि जो जो चीज़ें उन्होंने यहाँ साबित की हैं वो कम से कम हमें वापस दे दें। मुल्तान की बंदरगाह दे दें, चीचावतरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वापस कर दें, हमारा लाहौर की बंदरगाह वापस कर दें, हमारे पेशावर की बंदरगाह वापस कर देंगे। ऐसे ऐसे झूठे, और अभी भी वो झूठे लोग मीडिया हाउस पे बैठ के जो दावे कर रहे हैं वो दुनिया तो अब देख रही है। और दुनिया ने पाकिस्तान के हिम्मत को, जुरत को, पाकिस्तानी फौज की जंगी महारत को, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को माना भी है, एतराफ भी किया है और रिकॉर्ड भी पाकिस्तान की फिजाइया ने कायम किए हैं। जैसे कि उनका बड़े बड़े जो जंगी तैयारे थे उनको तबाह कर देना, रफेल पर रिकॉर्ड कायम कर दिया कि पहली बार पाकिस्तानी फौज ने तबाह किया है। हमने तहस नहस मचा दी और खुशी की बात यह है कि हमारी पाक फौज ने जो कहा वो कर दिखाया। हमने जो बोला
वो किया। हमने हवा में खाली तीर नहीं चलाए, हमारे मीडिया ने झूठ नहीं बोला, फॉल्स ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बने। हमारी पाक फौज ने जुर्रतमंदी और बहादुरी के साथ अपनी साख मनवाई है और आने वाले दिनों में भी। अभी देखें, हमने जो इस वक्त हथियार या अपना मटेरियल इस्तेमाल किया है वो आटे में नमक के बराबर इस्तेमाल किया है। हमारे पास शाहीन 2700 किलोमीटर रेंज का, हमारे पास शाहीन 2 2500 किलोमीटर रेंज का, अबाबील 1500 किलोमीटर का रेंज, अब शाहीन 1 जो है 950 किलोमीटर रेंज, शाहीन 1A 900 किलोमीटर रेंज, हतफ 7 क्रूज 700 किलोमीटर रेंज का। ये सारे के सारे हमारे सेव पड़े हुए हैं, अभी तो रखे हैं, रखे हुए हैं, हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। इतने से इस्तेमाल किए हैं और इंडिया की चीखें निकाल दी हैं। और आपके नाजरीन को एक इंफॉर्मेशन दूं कि जल्दबाजी में इंडिया की जो चीखें निकली हैं उसकी एक वजह, बहुत सारी वजूहात में एक वजह यह थी कि जब हमारे त्यारे मोदी की रिहायशगाह के ऊपर हमारे जवान खेल रहे थे, त्यारा घर के नीचे लाते थे, फिर ऊपर चले जाते थे, फिर नीचे लाते थे, फिर ऊपर चले जाते, तो इस सूरत में जो खौफ बैठा मोदी के दिल में, उसने फौरन ही अपने अब्बे को काल मिलाई कि अब्बा बचाओ, मर्द जबरदस्त, बिल्कुल ऐसी बात है। पाक फौज हमारी जो है, हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाक फौज हमारी है। बिलाल, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यही सवाल के मुल्तानियों ने बड़ा जोश और जज्बे के साथ ट्वीट किया, आप तो यकीनन फील्ड में होंगे, क्या सूरत हाल थी? अच्छा, मुरीदकी में जब भारत ने मिसाइल दागे, उसके साथ साथ भावलपुर और बाकी इलाकों में, तो उस रात से ही पूरी आवाम जाग गई थी और वो ये कही थी कि दुश्मन को जवाब आना चाहिए। और उस वक्त जवाब आ चुका था जब हमारी फिजाइयां ने उनके राफेल गिराए। लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा तो माजी में रहा है, तो लोगों के दिलों में ये खौफ था कि हम शायद फिर भारत के आगे खामोश ना हो जाएं या उनको जवाब ना दें। DGISPR ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि हम जवाब भी देंगे मुनासिब वक्त पे और खुद इंतखाब करेंगे कहाँ जवाब देना है। फिर हम फील्ड में निकले, सुबह निकली तो फौरी हेड ऑफिस से मैसेज आया कि जी जंग लगी है, तो किसी की कोई छुट्टी नहीं है और हम फ्रंट लाइन पे होंगे और हमने सही इंफॉर्मेशन देनी है और पब्लिक का जो जज्बा है वो दिखाना है। अच्छा, मैं दिल्ली गेट गया, अल्फला मार्केट गया और सैनिक गेट बता, जहां देखा लोग गुस्से से भरे हुए थे। वो जी कहते कि जवाब आना चाहिए। मैंने पूछा कि रात को जवाब दिया गया? कहते नहीं, हमारा दुश्मन जो है ना वो इंतहाई कमजोर दुश्मन है, वो इंतहाई छोटा दुश्मन है और ऐसा दुश्मन है कि वो बात का पतंगा बनाना उससे कम नहीं है। मोदी की स्पीचेस सुन लें, उसके अलावा RSS की जो आइडियोलॉजी है, उसके अलावा BJP की जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल अजीब सी है और पाकिस्तानी तंग आ चुके थे, क्योंकि आज का ड्रामा नहीं है ये। वो जब से मोदी सरकार है तब से ये ड्रामा कर रही है, रोज कोई ना कोई बयानबाजी आती है। पहले पाकिस्तानी लाइटर फील करते थे यार चलें यार खैर हम सारे पागल हो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने ये इस तरह की डायलॉग बाजी की कि हम अंदर घुस के मारेंगे, इस तरह की बयानबाजी, उस पर मूवीज भी बन रही थी, तो पाकिस्तानियों के अंदर रिएक्शन मौजूद था और पाकिस्तानी इंतजार कर रहे थे। मैंने जब मुल्तान के लोगों से, स्पेशली जब मैं बुजुर्गों के पास जाता था और स्पेशली जिन्होंने सर्व किया इस मुल्क को, चाहे वो पाक फौज में रहे या वो पुलिस में रहे, वो तो कहते थे कि भाई हमें जाने दो, अगर हम लोग जवाब नहीं दे रहे तो हमें जिम्मेदारी सौंप दी, हम जाके जवाब देते हैं। फिर उन्होंने यही बताया कि अफवाज मौजूद हैं और वो बार बार की ना लगता था कि पाक फौज कदम बढ़ाओ कौम आपके साथ है। एक ही नारा मुसलसल चल रहा था। मुझे याद है कि जब ये इस पे घंटा घर पे रैली निकाली गई तो उसमें जो लोग आए तो उनका जज्बा दीद नहीं था। पहले भी कई बार रैलीज निकाली गई, सियासी जमातों ने भी जलसे किए, वो जोश खरोश नहीं देखा जाता। एक एक बंदे को ये पता था कि हमारे साथ कुछ हुआ है और हमें जवाब देना है। बुजुर्ग तो वो थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें देखी भी, लेकिन बच्चों की बात मैंने बच्चे का इंटरव्यू किया, वो स्कूल से वापस आया तो उसकी उम्र कोई अगली 6 से 7 साल होगी, तो वो कहता है मैं पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर दूंगा, हमें मौका दीजिए। तो वो एक जज्बा अलग था, वो उसमें हमारे भी जज्बात जाग रहे थे। और मैं शो कर रहा था, शो की एंडिंग की तो मैंने भी 5-6 नारे लगवाए और मैंने सारे लोगों के साथ मिलकर हम सब कहते थे, क्योंकि ये सर्वाइवल था। क्योंकि अगर दुश्मन ने जब हमारी बाउंड्री हदूद क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, हमारे मुल्क पे अगर मिसाइल उसने दागे या वो ड्रोन लेके आ गया था, हर इलाके तक पहुंच रहा था, तो सबको पता था कि दुश्मन है और वो किसी को माफी नहीं देता, वो किसी को कोई रायत नहीं बख्शेगा, तो मिल का मुकाबला करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने जवाब दिया। अब मुझे सबसे जो अच्छे हर किसी के मोमेंट होते हैं,
इस पाकिस्तानी जवाब, पहला जवाब है, दूसरे जवाब से पहले मैं अल-फलाह मार्केट में खड़ा था, तो वहाँ शहरियों ने पाक फौज के हक में एहतजाज किया इंडिया के खिलाफ। तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान जरूर जवाब देंगे। एक लड़का था वो बार बार कहता था कि हम पाकिस्तान हैं, हम जवाब देंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने जवाब दिया, फिर उन्होंने अगले दिन रैली रखी। तो उसकी जो जज्बात थे, वो कहता मैंने कहा था ना कि हम जवाब देंगे, वो जो जोश था उसका, और सारे लोग, उसके आंखों में आंसू भी थे, और वो कह रहा था कि हमने कहा था। एक और, हालांकि वो ढोल बजाने वाला खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि आपकी क्या जज्बात हैं, तो उसने कहा कि हमारा दुश्मन, उसने सहकी में कहा कि सारा दुश्मन काफी मकार है, तो ये सारी मुल्क की हिफाजत मौला हसन हुसैन के हवाले। तो इस तरह हर किसी का इसमें शामिल था, चाहे वो ढोल बजाने वाला था, चाहे वो एक सड़क पे दुकानदार बैठा है, चाबी लगा के बैठा है, एक स्टूडेंट है, एक जवान है, ताजिर है, हर किसी का इसमें कंट्रीब्यूशन शामिल था। वो अपनी अफवाज को बैकअप कर रहे थे कि मार दो, इनको माफी नहीं देनी। और हमारी अफवाज ने जो उनको जवाब दिया, उसके बाद जो पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हुए, पूरी कौम अपनी अफवाज में नाज कर रही है। पूरी कौम को फख्र है कि हमारे पास ऐसी बहादुर अफवाज मौजूद हैं, और जो कई साल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा था लोगों के दिमाग में कि पता नहीं ये है वो है, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें क्लियर हो गई हैं। अब लोगों को पता है कि हम हैं क्या, हमारी शिनाख्त क्या है, और हमने किस तरह अपने आप को बचा के रखना है और किस तरह दुनिया का मुकाबला करना है, वो लोगों ने साबित किया, और हमारी फौज ने साबित किया। बिल्कुल। और इसी के साथ जो पाकिस्तानी साइबर ने कमाल कर दिखाया कि दुश्मन के घर में घुसकर हमने चीजें हैक की हैं, उनकी S-400 सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा सिस्टम था, उसको हमने तबाह किया। और S-400 सिस्टम की जो कैपेबिलिटी थी, उसमें यह था कि 300 टारगेट्स को सेम टाइम में वो हैक करता है, और कोई 36 का जो इसके टारगेट्स थे जिनको वो सेम टाइम पर तबाह भी करता है। तो सजाद साहब, बड़ा ये भी है कि हमने दुश्मन के घर में घुसकर ये साइबर अटैक किए हैं। घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, घुस के मारना ये होता है। हमने उनकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह किए, एक नहीं कई ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह किए, उनकी ऐसी ऐसी इंस्टॉलेशन तबाह की जो अरबों रुपए की थी, जिसमें भारत को बड़ा नाज और फखर था। घुस के मारना इसको कहते हैं कि उसी का राफेल जाके गिराया, जिस राफेल के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में आज तक वो किसी मुल्क ने नहीं गिराया। और वही राफेल, एक जंगी त्यारा नहीं उनका, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि आज एक रिपोर्ट आई है कि जिसके मुताबिक अब जंगी त्यारों को जो गिराए हैं हमने, उनकी तादाद 7 हो चुकी है। और ये वो तादाद है जो हम एग्जैक्ट बता रहे हैं, और दुनिया इसको तस्लीम भी कर रही है। अमेरिका तस्लीम कर रहा है, आपका यूके, आपका लंदन, बरतानिया, दुनिया, शाम, ईरान, इराक, लुबनान, सारे मुल्क पाकिस्तान की इस जुर्रत और बहादुरी का इतराफ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया है कि वो अपनी नाकामी को तस्लीम करने के बजाय अपनी फौज के अंदर जो उनके लोग हैं उनको मुरद इल्जाम ठहरा रहे, जैसे कि कर्नल सोफिया, जिसे उन्होंने एंड टाइम पे जाके तर्जमान बनाया। आज रात उसके घर पे हिंदुत्व नजरिया के हामिल लोगों ने हमला किया है। कर्नल सोफिया पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो मुसलमान थी, उसने किरदार अदा नहीं किया। इसी तरह उनके फिजाइया के जो सरबराह हैं उन पर इल्जाम लगे। वो सिर्फ हिंदुत्व इसी नजरिए में चल रहे हैं। वहां जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है, वो इन सब को कुछ ना समझते हैं, बल्कि इन्हीं पर इल्जाम लगाना चाहते हैं और इनको उस मुल्क से निकालना चाहते हैं। ये एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ जब हम अपने पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी जुर्रतमंद कौम है। बिल्कुल, हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी बाहिम्मत कौम है। दुनिया का वो काम जिसे आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है, वो पाकिस्तानी कौम ने कर दिखाया। बिल्कुल, हम पाकिस्तानी कौम और पाक फौज के बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस वक्त जब मुल्क के हालात इस तरह के थे तो बड़ी हिम्मत से काम लिया। बहुत सारी चीजें जिनको आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। और सजाद साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी का दौरा कैसा रहा? ये दौरा बिलाशुबा बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत आला दौरा था, और दुश्मन को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ये दौरा था। और पाकिस्तानी फिजाइया, पाकिस्तान की जमीनी, बरी, बहरी तमाम अफवाज के जवानों के हौसले बुलंद करने के लिए ये एक शानदार दौरा था, जिसमें आर्मी चीफ साथ थे। और ये दुनिया को मैसेज कन्वे भी करना था कि हमारे हौसले बुलंद है। अनम, हमें एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए,
और इस चीज को हमें अपने सीनों में रख लेना चाहिए, अपने बच्चों में और आने वाली नस्लों में भी ये मुंतकिल करनी चाहिए। वो ये कि ये जो जंग थी मई 2025 की, ये जंग हमारी सिर्फ भारत के साथ नहीं थी। ये सिर्फ दुश्मन इस जंग में हमारा भारत नहीं था, इसमें हमारी ये जंग इसराइल के साथ थी, हमारी ये जंग रूस के साथ थी, हमारी इस जंग में पस्से पर्दा अमेरिका मौजूद था। आप मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें, भारत सिर्फ फेस था, सिर्फ मोहरा था। इसके बस पस्से पर्दा जो अजाइम थे वो इसराइल के, वो रूस के, वो अमेरिका के, वो फ्रांस के, ये वो ममालिक थे जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए सरगर्म में अमल थे, और इन्होंने ही हथियार, असला, त्यारे भारत को बड़ी तादाद में फराहम किए। भारत को इसी पे मान था कि हमारे पास दुनिया का लेटेस्ट और जदीद तरीन असला है, लेकिन इन बदबख्तों को पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी हो लेकिन उसको चलाने वाले अगर गधे हों तो फिर पाकिस्तान का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। हमारे पास टेक्नोलॉजी और हमारे पास जो जंगी महारत थी, उस जंगी महारत के साथ, उस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बढ़कर जो थी वो कुव्वत ईमानी का जज्बा था, वो पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा था, वो इस्लाम से मोहब्बत का जज्बा था। ऑपरेशन बनियान मरसूस, इसका मकसद अगर आप पीछे देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मन पर हमला आवर होते थे तो इसी वक्त का तयन किया जाता था, जिस वक्त का तयन इस ऑपरेशन के लिए पाक फौज ने किया। तो सुन्नत को पूरा किया, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद अल्लाह अकबर, और फिर हमने बता के किया कि हम कर रहे हैं। वो तो रात के अंधेरे में छुप के हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया, हमारे सिविलियन को निशाना बनाया, और हमने कहा कि हम सिविलियन को निशाना नहीं बनाएंगे, हम बच्चों को निशाना नहीं बनाएंगे, हम आपके डिफेंस को टारगेट बनाएंगे, मिलिट्री डिफेंस को टारगेट बनाएंगे। और एक एक लफ्ज अगर आप आज भी हमारे DGISPR का सुने तो एक एक लफ्ज DGISPR ने जो बोला हमने उस पर अमल किया, हमारी पाक फौज ने उस पर अमल किया। हमारी फिजाइया का जो किरदार है वो यकीनन सदियों याद रह जाएगा, और भारतीय अवाम, भारतीय माएँ अपने बच्चों को आसिम मुनीर का नाम लेकर डराएंगी। ये तय है, ये हकीकत है। हम आज भी आप देख लें, हमारे आर्मी चीफ का नाम बच्चा बच्चा जानता है, बिल्कुल ठीक है, हमारे पाकिस्तान में तो जानता ही जानता है, भारत में भी बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो सैयद आसिम मुनीर हैं, और एक ऐसे मजबूत हिम्मत वाले, जज्बे वाले आर्मी चीफ हैं कि शायद इन जैसा आर्मी चीफ आने वाले वक्त में या हमारे गुजरे वक्त में हमें नहीं मिलेगा। ऐसे मजबूत असाब का, कुव्वत ईमानी से सरशार हमारा ये आर्मी चीफ। और इंशाअल्लाह अगर इंडिया ने, भारत ने या दुनिया के किसी और बड़े मुल्क में, जो अपने आप को बड़े मुल्क कहते हैं, जुर्रत की पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखने की, तो ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकेगी। अभी अमेरिका जैसा मुल्क कहता है कि पाकिस्तान सख्त तरीन और खतरनाक तरीन हो चुके हैं, दुश्मन ये मान रहा है। रूस, फ्रांस ये मान रहा है कि बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। हमारा चाइना कहता है कि पाकिस्तान बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ, पूरी दुनिया आज मुबारकबादें हमें दे रही है। ऐसे तो नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। बिलाल, अगर मुल्तान की डेवलपमेंट की बात करें तो साल साल रोड नहीं बन पाते, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अच्छा, मुल्तान की डेवलपमेंट आजकल दो चीज़ों में अटकी हुई है। एक जाने कहा जा रहा है कि मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लान लेके लाए हैं कमिश्नर मुल्तान, और दूसरी जाने मुल्तान का एक दूसरा रुख भी है। मुल्तान के चौकों पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई सरकार बना रही है, कोई निजी सेक्टर बना रहा है, तो वो खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुल्तान के चंद ऐसे रोड हैं, पता नहीं शायद वहाँ के रहने वालों की किस्मत खराब है, या इंतजामिया वहाँ जाना पसंद नहीं करती, या वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करती, पता नहीं मसला क्या है वहाँ पे, अभी तक किसी को समझ नहीं आई। पीरा गैब रोड मुल्तान का एक मशहूर और मेन रोड है, और वहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी वहाँ पे रहायश पसीर है। वहाँ पे सरकारी दफातर भी हैं, वहाँ पे सब्जी मंडी का भी रोड जाता है। वहाँ पे जब हम शहर के अंदर मिड में इन होना चाहें तो वहीं से गुजर के आते हैं।
उस रोड की वो हालत है कि कल जब मैं वहां पे प्रोग्राम करने गया तो अमूमन ये होता है कि जब हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो लोगों से ढूंढ रहे होते हैं लोग कि यार बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे। कल अभी हमने ओपनिंग की नहीं थी कि लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा यार हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है। एक जानिब कमिश्नर मुल्तान कहते हैं कि मैं मुल्तान को खूबसूरत बना रहा हूँ, मुल्तान के चौक बना रहा हूँ, अच्छी बातें बनाई जानी चाहिए। बोस्टन रोड के लिए नई इस्लाहात लेके आ गए हैं, तो ये पीरा गाय को क्या कसूर है। चले महीना होता है, 2 महीने होते हैं, 4 महीने, साल, 2 साल, 3-4 साल हो गए हैं, आखिर उस आबादी का कसूर क्या है। मैं हैरान हूँ और हम परेशान भी हुए, और पता नहीं वो लोग किस तरीके से वहां पर गुजर बसर कर रहे हैं कि एक रोड हो, जाने का रास्ता हो, वो मुसलसल 3-3.5 साल से वो बिल्कुल ही खराब हो और गुजरने प्रॉपर रास्ता ना हो, तो वहां पे क्या हाल होगा। एक रिक्शा आके रुका तो उसमें से एक बुजुर्ग खातून रुकी, उतरी, उसने कहा कि बेटा मैंने आगे जाना कि मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि रिक्शे पे जाती हूँ तो मेरे हड्डियां जो है ना वो मुझे काफी पेन होती है, तो मैं जहां तक आई हूँ रिक्शे के पैसे के आगे मैं पैदल जाऊंगी। तो वहां पे लोगों की ये हालत है। सिर्फ ये पीरा गायब की हालत ये नहीं है। अब आई अल जिलान रोड, ये लोहा मार्केट से पुलशीदी लाश निकल रहा है और ये जाए चौक शाहबाज तक। जिन जिन रोडों पर मुल्तान के वीआईपीज का ट्रैवल नहीं होता ना, उनकी हालत खराब है। अगर मैं वहां पे कमिश्नर मुल्तान का वहां पे अगर रूट लगता, या वहां पे डीसी मुल्तान का रूट लगता, या वहां पे किसी मिनिस्टर ने गुजरना होता, तो वो बन गया होते, क्योंकि उस रोड को भी 4-5 साल हो गए हैं, 4 से 5 साल। कल वहां पे ये सूरत हुई कि एक रिक्शा आ रहा था, उसने वो प्लेटें जो लोहे की प्लेटें होती हैं, हैवी प्लेटें, वो उसने लादी हुई थी, तो अचानक ही उसने ब्रेक लगाई हमसे बात करने के लिए, अचानक ही उसका जो रिक्शा था वो उठ गया, और वो बेचारे 5 से 6 लोग आए, उन्होंने एक ही प्लेट को उतारा, उसके बाद आगे गया। आगे हम गए, आगे एक रिक्शे का बिल्कुल आधा डैमेज हुआ करा था, तो लोग वहां पे रो रहे थे। वो बीबी माई कब्रिस्तान भी वहां पे, पाक माई का कब्रिस्तान, वहां जनाजे आते हैं, वहां पे लोग गुजरते हैं, और वहां की 2 यूनियन काउंसिल उसको लगती हैं, और तकरीबन 60,000 की आबादी तो डायरेक्ट वहां से गुजरती है। लेकिन 3 से 4 साल हो गया उस रोड को भी किसी ने नहीं पूछा कि कब मसला हल होगा। वादसा ने लाइन डाली थी, वादसा वाले चले गए, ठेकेदार साहब अब काम शुरू करने को तैयार नहीं है। हालांकि सुलेमानी साहब MP हैं, उनका भी हल्का आधा लगता है, वहां से नदीम कुरैशी का हल्का लगता है, लेकिन दोनों जो साहबान है वो उस रोड पर कोई तवज्जो नहीं दे पा रहे। अच्छा, ये 2 रोड हो गए। उसके अलावा जब हम डबल फाटक पे आते हैं तो वहां जो उनकी डबल फाटक और बिलाल चौक की तरफ जो रोड जा रहा है गिलानी फ्लाईओवर के साथ, जब गिलानी फ्लाईओवर बना तो उसके साथ जो 2 रोड थे, लिंक रोड, उनकी तामीर हुई नहीं, जिसमें पत्थर डाला गया था, तो उनकी भी हालत ऐसे ही है। तो मुल्तान की डेवलपमेंट की दावे भी होते हैं, नारे भी लगते हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन अब बजट करीब है, तो हमारी तो इंतजामिया से ये दरख्वास्त होगी कि जो रोड, मेन रोड है, जहां की आबादी कई साल से इसको फेस कर रही है, और वो बगैर किसी कसूर के फेस कर रही है, कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया कि उनको शायद सजा दी जाए। चले 6 महीने 8 महीने प्रोजेक्ट डिले हो जाते, समझ आती है, 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, तो उनको ये शामिल कराया जाए। तो मुल्तान की ये सूरत हाल है। बाकी देखते हैं कोई मेगा प्रोजेक्ट बजट में आता है कि नहीं आता, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया, बजट का इंतजार है कि बजट आए और चीज़ें हमारी बेहतरी की जानिब जाएं, क्योंकि जब बजट आता है तभी शोर होता है, लेकिन बजट आने के बाद कुछ चीज़ें बेहतरी की जानिब जाती हैं, कुछ में हम देखते हैं कि, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई कट्स लगते हैं, हम देखते हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर पे लगते हैं, हेल्थ पे लग जाते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। एजुकेशन सबसे पहले है, आपकी हेल्थ सबसे पहले है, ये 2 चीज़ें अगर आपके पास होंगी चीज़ें बेहतर, तो फिर ही आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और बिल्कुल ऐसी बात है, पीरा गाइब रोड की भी बात की कि वो भी ख़राब हालत में ही मौजूद है इस वक्त। और सजाद साहब क्या कहेंगे, दुश्मन की अगर बात कर लें तो एक कॉलर है सर, पहले कॉल ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अशफाक मैं बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। जी अशफाक, क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम, अशफाक मैं बोल रहा हूँ जी मुजफ्फरनगर से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फौज ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है उस पर मैं पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और पाक फौज ने जिस तरह दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है उसको, इसके बारे में चंद अशार पाक फौज के नाम। जी। एक शेर बहादुर गाजी ने एक किसे मैदान हर दे नहीं, इन दुश्मना कोलो की डरना, इत मौत कोलो भी डर दे नहीं।
ये अपने देश की इज्जत तो जान अपनी जिंदे वार कुड़े, ये पुत्र हटाते नहीं विकदे कि लबनी है विच बाजार कुड़े। क्या मेरी बात। बात फौज को मेरा सलाम, खासतौर पर सजाद साहब, ये वाकया जो शुरू हुआ, जो उसकी बेस बनी, जिसकी वजह से इन्होंने ये इतना बड़ा काम किया, पहलगाम वाकया, उसके बारे में तो हमने कह दिया था कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब तक क्या रिपोर्ट्स हैं? कोई इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई काम किया गया अभी देखिए, तक? ये सारा ड्रामा किया धरा रा का था, भारतीय इंटेलिजेंस रा का था, और ये रा ने रचाया मोदी सरकार के साथ मिलकर, और इसकी सरपरस्ती ज़ाहिर है इंडिया तो था ही था, लेकिन पस से पर्दा जो हमारा दुश्मन है वो कर रहा था। वो एक देखना चाह रहा था कि पाकिस्तान पर अगर इंडिया हमला करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। तो पहले दिन से ये कोई पहला वाकया नहीं, फॉल्स फ्लैग ये पहला ऑपरेशन नहीं था। इससे पहले भी कई वाकयात हुए, छोटी सा चीज होती थी और फौरन ही उसका इल्जाम जो है पाकिस्तान पर लगा दिया था। तो सेम यही हुआ पहलगाम वाकया पे कि इसका इल्जाम फौरी। अब ये देखें कि वाकया हो रहा है, वाकये के 5 मिनट बाद आपकी FIR भी हो गई है, 5 मिनट बाद आपका सोशल मीडिया भी देना शुरू कर दिया है, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इल्जाम तराशी और प्रोपेगेंडा और एक जंगी महाज मीडिया पर खुल गया था कि जैसे अभी मीडिया पे बैठे हुए फौजी जो हैं वो पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहे हैं। ये सारी कहानी मोदी की या मोदी सरकार की आज की नहीं, ये पहले की भी है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल सब्र करता आ रहा है क्योंकि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हम अमन चाहते हैं, और हम हमेशा कहते आए हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। और भारत समेत हमारे जो दुश्मन हैं वो यही समझते हैं कि ये जो अमन की ख्वाहिश रखता है इट्स मीन कि ये कमजोर हैं। हम कमजोर ना पहले थे ना अब हैं। हमारा जज्बा ईमानी, कुव्वत ईमानी, हमारी अवाम की हिम्मत और हौसला, हमारी पाक फौज में जज्बा शहादत, हमारे यहाँ तो मैं औलाद नरीना की इसलिए दुआएं करती हैं कि या अल्लाह हमें औलाद नरीना अता फरमा, हम अपने बच्चों को फौज में भर्ती कराएंगे और शहादत का रुतबा लेने की ख्वाहिश करते हैं हमारे नौजवान, हमारी फौज के, फिजाइया के, बहरिया के, हमारी बरी के। जबकि दूसरी तरफ मामला यह है कि उनके लोग मौत से डरते हैं। वो कहते हैं जी कि मर गया मरदूद, ना खत्म ना दरूद। तो उनके यहाँ अभी इस सिनेरियो में देख लें, बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट पे आपको इंडियन के सिपाही रोते हुए नजर आए हैं, उनके लोग बॉर्डर पे खड़े हुए अपनी हुकूमत के खिलाफ शिकवे शिकायत करते नजर आए हैं, जबकि पाक फौज के हौसले जो हैं वो बुलंद रहे हैं और इस वक्त तक बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा बुलंद रहेंगे, क्योंकि हमारे नौजवान या हमारा दीन जो है वो हमें सिखाता है कि अगर बंदा अल्लाह की राह में लड़ता हुआ शहीद हो गया तो वो जिंदा है, वो इस दुनिया में भी जिंदा है, वो आखिरत में भी जिंदा है, वो हमारे साथ मौजूद है। और यही हमारा जो जज्बा है हमें आगे लड़ने पर। आप देखें ना, अभी ये खास तौर पर जब ड्रोन्स हम चाहते तो इनको फौरन जो है ना खत्म कर सकते थे, इनको उड़ा सकते थे, लेकिन हमारी महारत, हमारी फौज की स्ट्रेटजी ने अपना नुकसान नहीं किया, उनके ड्रोन भी गिराए। और उनके ड्रोन गिराने के साथ जो मीम्स आपने देखे होंगे कि हमारे सिविलियन लोग बंदूकें लेके आगे मार गिराया है, और वो तैयारे उठा के कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, उसके साथ कोई कबाड़िए को भी जाके बेच रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे लेके भाग रहे हैं। हमने तो उनके ड्रोन को, जो कि इसराइली ड्रोन्स थे जो इस वक्त फिलिस्तीन पर हमलावर है, वही इसराइली ड्रोन यहां उन्होंने आजमाने की कोशिश की कि शायद हम पाकिस्तान पर आजमाएंगे, पाकिस्तान को तबाही का निशाना बनाएंगे, ताकि ये वहां फिलिस्तीन के हवाले से, फिलिस्तीन के हक में आवाज बुलंद ना कर सके। लेकिन हमने आवाज बुलंद की, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। बिलाल, जो निश्तर हॉस्पिटल में वाकया पेश आया था HIV का, तो निश्तर अस्पताल की इंतजामी के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल, सिफारिशात भी भिजवा वाले से क्या कहेंगे? अच्छा जी, बिल्कुल ही हट के वाकया सामने आया था, और निश्तर की तारीख रही है कि जब भी कोई इसमें कोई वाकया सामने आता है तो वो अच्छा खासा केस बन जाता है। लास्ट टाइम हमने एक डेड बॉडीज वाला इशू देखा था, तो वो भी
कम से कम मीडिया पे 20-25 दिन चलता रहा था। और उसके बाद हमने ये HIV वायरस का फैलाव देखा तो वो भी मुसलसल उसकी रिपोर्टिंग चलती रही। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस पर एक्शन लिया, वो खुद भी आई थी इस हवाले से, और सारे लोग हैरान भी थे, परेशान भी थे कि आखिर एक जब हॉस्पिटल है उसमें SOPs तय किए गए हैं, और स्पेशली चलें HIV का वार्ड होता तो फिर भी समझ आती है, डायलिसिस का वार्ड है, वहाँ पे गुर्दों का जो मरीज हैं वहाँ पे आ रहे हैं, उनके डायलिसिस चल रहे हैं, और वहाँ पे HIV कैसे फैल गया। तो ये वाकई एक शॉकिंग चीज़ थी, हैरानकुन चीज़ थी, और लोग परेशान भी हुए, और पूरे मुल्क में इसका फिर इम्पैक्ट भी आया। हमने देखा कि रहीम जहाँ खान में भी, उसके अलावा मियाँ वाली तक और दीगर अस्पतालों में भी केसेस रिपोर्ट हुए। इस पर पीट एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया था। वाइस चांसलर के हवाले से भी MS जो निष्ठा थे मोहम्मद कासिम खान, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की गई थी। उसके अलावा डॉक्टर पूनम और बाकी जो डॉक्टर्स वहाँ पे थे, उसके अलावा जो रजिस्ट्रार थे वहाँ के, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई थी, इंक्वायरी थी, वो मुकम्मल कर ली गई है। अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। अब उसकी सिफारिशात भेजी गई हैं, और अभी भी 7 दिन का टाइम दिया गया है। कहा गया कि पहले 60 दिन का टाइम दिया गया था, अब वो 60 दिन का टाइम गुजर गया है, उसमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। जो भी जिम्मेदारान थे जिनका इस इंक्वायरी में नाम था, तो अब 7 दिन का टाइम दिया गया। अब उस 7 दिन का टाइम दिए, कहा गया कि अगर इनके पास कोई मजीद जवाब है तो वो जमा कराएं, तो उनका ये जवाब कबूल किया जाएगा। अगर जवाब जमा नहीं कराया जाता या तसल्ली बख्श जवाब नहीं जमा कराया जाता तो फिर वन साइडेड जब इंक्वायरी के बाद जो कार्रवाई होनी है वो होनी है। अभी भी वो जो मामला रुका नहीं है, इस हवाले से अब सिफारिशात भेजी गई हैं। कार्रवाई का कहा गया है, कहीं पर इंक्रीमेंट रोकने का कहा गया है, कहीं पर ये कहा गया कि 1 से 2 साल तक इनकी सर्विस जो है वो जब्त की जाएगी। तो इस तरह की कार्रवाई का आगाज किया गया। तो अब देखना यह है कि जो सिफारिशात हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है और कब तक ये मुकम्मल तौर पर जामिया इस पर इम्प्लीमेंट होता है। अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है, क्योंकि उनको आर्जी तौर पर सस्पेंड किया गया था। पीटा एक्ट के जब कार्रवाई होती है तो उसके बाद ही फाइनल होता है कि डिसीजन क्या हुआ है। तो अभी ये फाइनल डिसीजन होना बाकी है। ठीक है। महकमा सेहत की जानिब से बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे पोलियो है, पोलियो वायरस के खिलाफ हमने मुहिम का आगाज़ किया। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में 0% पोलियो के मरीज रिपोर्ट होने लगे। बड़ी अच्छी सक्सेसफुली हमने वैक्सीनेशन का आगाज़ किया। इसके बाद पहले देखा करते थे कि चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था। खसरे की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, बहुत सारे मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से महकमा सेहत क्या कहता है? अच्छा, महकमा सेहत बिल्कुल ही हमारा हैरानगी होती है, अजीब सा दफ्तर बन गया है। 2-3 दिन पहले मेरा विजिट हुआ, वहाँ पे मैं गया तो मैंने DHO से पूछा, जो PS हैं प्रिवेंटिव सर्विस के, मैंने कहा वो मीजल के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। सुन कहाँ पे आ रहे हैं? तो मैंने कहा चिल्ड्रन में 42 मरीज आ गए हैं, तो आपको नहीं पता? कहते मैं अभी चेक कर लेता हूँ। मैंने कहाँ से? कहते वो जो हमारा वो बना हुआ है ना, जो एक एप्लीकेशन, वहाँ से हम चेक कर लेते हैं। हालांकि मीजल का भी वही SOP है जिस तरह हमने कोविड का देखा था, जिस तरह हमने पोलियो का देखा था, कि अगर एक पेशेंट आ जाता है तो उसके आसपास जितने भी घर हैं तो वहाँ पे वैक्सीन भी होनी है, और वहाँ के बच्चों को आइसोलेट भी करना है, वहाँ के बच्चों का ख्याल भी करना है। लेकिन ना तो कोई अवेयरनेस है और ना ही इस पर कोई तवज्जो दी जा रही है। अब रियाज मसूरी साहब CEO हेल्थ थे, उनका रात ट्रांसफर हो गया। वो अब माशाल्लाह के MS कार्डियोलॉजी, उन्होंने एक अजीब अच्छे अंदाज से, मैं नहीं कह सकता, महकमा सेहत को चलाया। पता नहीं कार्डियोलॉजी वो क्या हाल करते हैं। तो उनके पास जब भी कोई गया तो उसने कहा कि जी मेरे पास तो फंड ही नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बैठा हूँ हाथ पे हाथ धरे। और उन्होंने डेंगू वर्कर्स को भी उनके दौर में निकाला गया था। और उसके अलावा जब भी कोई कंपेन आई, जिस तरह मीजल के हवाले से उनसे पूछा गया तो कहते जी हम देख रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स के एहतजाज चलते हैं तो उसने कहा कि हम भी देख रहे हैं। तो वो अब माशाल्लाह कार्डियोलॉजी के MS बन गए हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या करते हैं वो। लेकिन मीजल की इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो वार्ड है वो उससे भरे हुए हैं। 42 बच्चे वहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में, और उन बच्चों को आइसोलेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये वायरल डिजीज है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से मुंतकिल होती है, उनकी इम्यूनिटी वैसे वीक होती है, और ये कम से कम 7 से 10 दिन ले जाती है उसमें उसको वापस आने में। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अगर एक बच्चा स्कूल चला गया है तो उसने तो पूरी क्लास को वायरल डिजीज उसने फैला देनी है। तो इस पर हम लोग तो रोजाना न्यूज दे रहे हैं, लेकिन महकमा सेहत इस वक्त भी खामोश है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को कहा था कि आपने वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज करना है, आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है। जितने भी आपके
हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर इस हवाले से आपने स्टाफ बैठाना है, लेकिन कोई किसी को पता नहीं है। प्रिवेंटिव सर्विस जो है, डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, जब वो कहें कि आप मुझे पता नहीं है कि चिल्ड्रन में कितने केसेस आ गए, तो उससे आप अंदाजा लगाएं उनको शहर की क्या नोयत का पता होगा और महकमा से क्या काम कर रहा है। बिल्कुल फोकस करने की जरूरत है। जज साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि शिकस्त के बाद क्या भारत अब आराम से बैठ जाएगा, अपनी हार को तस्लीम कर लेगा? भारत अभी आराम से नहीं बैठेगा, और ख़ास तौर पर जब तक उसके बिहार में इलेक्शन नहीं हो जाते, वो छेड़छाड़ का सिलसिला जारी रखेगा, वो अपने मीडिया की जंग जारी रखेगा, वो भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया के तौर पर जिस तरह इस्तेमाल कर रहा है उसी तरह इस्तेमाल करता रहेगा। लेकिन उसे अब ये भी अंदाज़ा है कि उसकी कोई छोटी सी हरकत भारत के लिए तबाही का सबब बन सकती है, क्योंकि इस वक्त उसके अपने दोस्त ममालिक जो हैं वो भी उसका साथ छोड़ चुके हैं। मुमकिन है फ्रांस उनसे अगर कोई बच्चे खुचे राफेल मौजूद हैं तो वो भी वापस ले ले। नया ऑर्डर वो इसको दे नहीं रहा। ये अब दूसरे तो मुझे लगता है कोई मुल्क भी नहीं देगा, कोई नहीं दे रहा। अमेरिका को भी अंदाजा हो गया है कि ऐसे लोगों के सर पे हाथ रखने से अपनी ही कमजोरी जाहिर होती है। देखिए ना, जब इसराइली ड्रोन बेनकाब हुए, इसराइल को बेइज्जत कराया भारत ने, उसके बाद फ्रांस को बेइज्जत कराया, फिर रूस को S-400 की तबाही के बाद बेइज्जत कराया दुनिया के सामने। अमेरिका ने सोचा कि इससे पहले क्या मेरा नंबर आए, मुझे बेइज्जत कराए, मुझे दखल-अंदाजी करा देनी चाहिए। और फिर वो ख्वाहिश भी थी, दरखास्त भी की मोदी सरकार ने कि जंग बंदी कराई जाए। तो इसलिए अभी जो दुनिया है वो पाकिस्तान को मान चुकी है, पाकिस्तान का इतराफ कर चुकी है। ये छोटी मोटी हरकतें जारी रहेंगी, और हमने उसका कुछ एरिया जो तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर है, तो वो उसकी ख्वाहिश है कि उस एरिया को हम वापस उसे दे दें। ये तो हम देंगे नहीं। अच्छा, तो वो जो निक्की आनंदनी थी, छोटी आनंदनी, जो अब उसके बारे में DGISPR ने तो कहा है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन वो कहाँ है वो भारत भी नहीं बता रहा, ना भारतीय मीडिया बता रहा है। तो हमारे पास टूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास महारत भी है, हमारे पास तजर्बा है। हम एक तवील अरसे से जंग में हैं, ये दुनिया को पता है। भारत तो अब 1971 के बाद हमारा एरिया हम वो भी वापस लेंगे, हम लेंगे, और इनकी हरकतों से बाज ना आया तो हम दिल्ली पर झंडा लड़ाएंगे। और अभी हम दिल्ली तक तो पहुंच गए थे, बस चंद लम्हे और चाहिए थे कि बस इसकी तहस नहस दिल्ली में भी जो होनी थी वो दुनिया ने देखनी थी। वो तो वापस आने की उनको बता दिया गया था कि अब वापस आना, वरना तो दिल्ली तबाह करके ही हमारे पायलट वापस लौटते हैं। बिल्कुल ही ऐसा ही है। और अब मेरा ख्याल है कि वो छोटी मोटी हरकतें अपने इलेक्शन के लिए या अपनी फेस सेविंग के लिए वो जरूर करेगा। वो कोई बॉर्डर पे थोड़ा सा हम हाथापाई मारेगा, कुछ छोटी मोटी, और इसी तरह मीडिया पर हरकतें करेगा, कुछ अपने खिताबात और अपने झूठे जो सहाफ़ी हैं उनके जरिए करेगा, कुछ फिल्में बनाएगा, क्योंकि असल काम तो उनको फिल्में बनाना है ना, फिल्मों में पाकिस्तान से लड़ना। हकीकत में तो वो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, ये दुनिया मानती है और भारत भी मानता है कि वो फिल्मों के अंदर नो डाउट लड़ सकते हैं और टिका के लड़ते हैं, ठीक है, फिल्मों के अंदर, लेकिन हकीकी जिंदगी में वो किसी के साथ नहीं डर सकते। उन्होंने अपने इस पूरे खित्ते में दुश्मन बना रखे हैं, बांग्लादेश दुश्मन, नेपाल दुश्मन, साथ के और ममालिक दुश्मन, चीन दुश्मन, पाकिस्तान से दुश्मनी, हर इलाके में तो दुश्मनी। उससे पहले अफगानिस्तान के साथ ही, अब वो अफगानिस्तान को सिर्फ यूज करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अदरवाइज इस वक्त भारत के हाथ में कुछ नहीं है। वो अभी गीदड़ की जो होती है ना, गार किसको कहते हैं, वो छुप के वहां बैठा हुआ है और वहां प्लानिंग कर रहा है कि कोई ऐसा फेस सेविंग का। ऐसे भी कहते हैं कि अभी जो भारत की जाहिरियत है उसका इम्कान मौजूद है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो जो बचा कुचा है वो भी नहीं रहेगा उसके पास। इम्कान तो है। देखें, मोदी जो है वो अपनी अना के लिए भारत को कुछ भी करा सकता है, भारत की तबाही भी मचवा सकता है, ये इम्कान तो मौजूद है। लेकिन देखें ना, और भी लोग वहां हैं, सिर्फ मोदी तो नहीं है ना।
सरकार में और लोग भी बैठे हैं, वहाँ और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है, वहाँ की आर्मी भी है, जिनको ये अंदाजा हो चुका है कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते। तो वो सिर्फ मोदी के बब्बक मारने से या धमकी देने से तो आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो फिर तबाही उनका मुकद्दर। बिल्कुल। इसी के साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मोहम्मद शकूर खान न्याजी से बात कर रहा हूँ। ये बिलाल खान न्याजी और बोकर साहब को, बोकर साहब बहुत जबरदस्त तबसरा कर रहे हैं और बड़ा जकी अच्छा कर रहे हैं, और माशाल्लाह आपकी सेगमेंट रोई की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला और तरक्की दे। मैं इस सिलसिले में ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो पायलट थे कामरान, जिन्होंने वो बहादुरी और वो मुजाहरा किया, और उनकी जो क्लिप्स थे जो हमने देखी मीडिया पे, वो ये था कि उनके अंदर ये जज्बा ईमानी था कि मैं फतह से लौटूंगा। तो हमारे वो पहले क्रिश्चियन पायलट हैं जिन्होंने कमाल कर दिया और MM आलम की याद ताज़ा कर दी। मैं कहता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और वो उन्होंने एक ऐड किया था कि मैं मतलब एज ए क्रिश्चियन पायलट हूँ, लेकिन अपने वतन की धरती के लिए, अपने वतन के लिए वो कारनामा अंजाम देना चाहता हूँ कि अगर मैं लौट के आया तो मैं मुस्लिम होना पसंद करूँगा। मैं कहता हूँ ये तो मैंने मीडिया पे जब देखा और सुना, एक दोस्त ने कहा कि ये आप देखें कमाल, और ये देखें अल्लाह का एक मौजज़ा। तो मैं कहता हूँ ऐसे अल्लाह ताला ने वाकई इस पूरी जंग में हमें एक मौजज़ा कर दिखाया। अपने से बहुत ज़्यादा भारी भरकम और सबसे ज्यादा तकब्बुर करने वाला वो दुश्मन जो हमारा था, और जिस तरह बुकर साहब कह रहे हैं कि वाकई उसके साथ इजराइल सबसे बड़ा था, जिसके ड्रोन गिरे और इजराइल ने बैक में इजराइल था, बहाना तो पुलवामा था। और ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकूर खान, आपने कॉल की। बिल्कुल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी फौज का जज्बा बहुत बुलंद है, और बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, और हम तैयार हैं कि आगे जो भी भारत करेगा हम तैयार हैं। बिलाल, भारत ने हमेशा ही कुछ भी होता है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ठहरा देते हैं। वहाँ एक पटाखा भी बजता है तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो आगे हमें किस तरह की चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि अभी सर ने भी बताया कि अभी वो आराम से बैठेगा तो नहीं, अपनी हार को इस तरह से तस्लीम तो नहीं करेगा। अच्छा, भारत में जिस माइंडसेट की हुकूमत है उसका ये प्रॉब्लम है। कांग्रेस की हुकूमत रही तो कांग्रेस की एक अलग पॉलिसी थी। कांग्रेस ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, फॉरेन पॉलिसी में नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ने बैरूनी मुल्क ममालिक में आइसोलेट करने के हवाले से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो बीजेपी की पॉलिसी है ना, वो जिस तरह एक होता है ना बढ़ के मारना, ड्रामे क्रिएट करना, एक बिल्कुल एक देहाती, एक वो जो है भी वो चाय वाला, तो वो एक आते जाते को छेड़ते रहना, ये हिंदुत्व का नजरिया, बस वही उसकी ही। और उनके पार्लियामेंट में भी अखंड भारत का एक नक्शा लगा हुआ है। तो उसका मकसद क्या है? उनकी सोच में ये है कि हिंदुइज्म सिर्फ इंडिया में है, एक ही मुल्क है, तो हमने इस पूरे खिते पे राज करना है। लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि यार तुम राज किस तरीके से कर सकते हो, अपने मुल्क में रहो जो आपका काम है, महाभारत बनाना। तो वो उस वजह से वो ये सारा कुछ करता रहता है, और वो आगे भी कोशिश करेगा, क्योंकि हम तो वो कहते हैं सांप जो होता है वो दुश्मन होता है, और जख्मी सांप से भी बचना चाहिए, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है तो वो एक अजीब सी कौम बना चुका है। क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग में भी वही लोग आ जाते हैं। अजीत देवल जैसे लोग, अगर उसके जो एडवाइजर रह गए, वो खुद दावा करते कि मैं लाहौर में आया, तो इस तरह के लोग जब होंगे मेन पॉलिसी मेकिंग में तो खतरा तो रहेगा। तो पाकिस्तान को इस हवाले से मुकम्मल तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आजकल बड़े मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। जो भी लड़कियों की शादी होती है तो सबसे पहले उनकी अपनी एक लिस्ट तैयार होती है कि उस लिस्ट में बहुत सी कंडीशन शराइत होती हैं, फिर जाके कहीं वो अगले घर जाने का सोचती हैं। तो ये सारी सूरत हाल पहले तो देखने में नहीं आती थी, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अब ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, आज हम इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ खूबसूरत लड़की का होना बड़ा ज़रूरी हो गया। अब तो पहले तो सैलून्स हुआ करते थे, लड़कियां वहाँ सजने संवरने जाती थी, अब तो एस्थेटिक्स क्लिनिक्स भी बहुत सारे आ गए हैं, उस पर बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हो रहे हैं जो कि आपकी शक्ल ही बदल देते हैं। तो पहले कहा करते थे कि मेकअप वाला चेहरा और उसके पीछे वाला चेहरे में फ़र्क है। अब जो एस्थेटिक क्लिनिक्स में होता है ना, वो मेकअप के बगैर ही हो जाता है,
लेकिन उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इस हवाले से जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनका तारीफ मैं करवा देती हूँ। फरखंदा मुमताज़ हमारे साथ हैं, सोशल वर्कर, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इसी के साथ तशरीफ फरमा है आना इरशाद, स्टैटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐना इरशाद, अच्छा आना ऐना थोड़ा सा हो जाता है। कैसी है आप? अल्लाह के शुक्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। फरखंदा मुमताज मैडम, सबसे पहले हम आपसे आगाज कर लेते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अब तो कहीं खत्म होने को जा रहा है। पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस लोगों में होता था, बहुत ज्यादा। अब जो खत्म होने जा रहा है, क्या इसके फवाइद हैं अगर अब भी कहीं पर हैं, और क्या नुकसान आता है? देखिए, फैमिली अगर हम पीछे चले जाएं तो ख़ानदान जो है वो माशरे की इकाई है, द यूनिट ऑफ ए सोसाइटी। जब तक आप ख़ानदान की बुनियाद नहीं रखते, आप माशरे की बुनियाद नहीं रख सकते। तो ख़ानदान ही फैले हैं, फिर कबाइल बने हैं, कबाइल से फिर आगे कवानीन बने हैं, और उसके बाद फिर स्टेट वजूद में आई है। तो ख़ानदान की तो बहुत गहरी और ज़बरदस्त अहमियत है। और जिन जगहों पे, यानी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एशिया में और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में और पाको हिंद में वो स्टिल है फैमिलीज़ और जॉइंट फैमिलीज़ भी हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूरोप में जहाँ फैमिली सिस्टम को ख़त्म किया गया, अमूमन शादियाँ वो नहीं करते हैं, इकट्ठे रहते हैं लेकिन फैमिली नहीं बनाते हैं, उनको बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए वो दोबारा इस ज़रूरत और अहमियत को समझने लगे हैं कि फैमिली लाइफ बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे भी अब इसीलिए तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फैमिली डे बनाया गया है, ताकि लोगों को बताया जाए कि फैमिली की अहमियत क्या है। तो यहाँ पर भी यूरोप में अगर वो शादी कर भी लें तो वो मियाँ बीवी और बच्चों को फैमिली कहते हैं, लेकिन स्टिल वही है। हमारे भी अब फैमिली छोटी हो गई हैं, लेकिन चचा, मामू, ताया, दादी, दादा वगैरह के रिश्ते मौजूद हैं। तो ये अपनी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना सिर्फ आप अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को बाकी रखते हैं, आपने सिखाना है ना आगे। देखिए, मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि ये जिस वक़्त बड़े सगीर पाक हिंद में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो इंग्लिश कल्चर आया था, तो वहाँ पे औरतें भी फ्रॉक्स वगैरह पहनती थी, अंग्रेज़ औरतें, और इस किस्म के ड्रेसेस पहनती थी। और मर्द जो हैं, मर्दों ने कोट पतलून टाई का जो कल्चर है वो अपना लिया, लेकिन ख़वातीन ने फ्रॉक्स और इसका फैशन अपने घरों में नहीं आने दिया। हमारी ख़वातीन अब भी गरारे और गोटे वाले कपड़े और जेवरात और ये सब पहनती हैं। और तो मैं ये कहूँगी कि फैमिली जो है उसमें कल्चर को भी आप सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो एक से दूसरे, आपने अपनी अम्मी से सीखना है, आपकी अम्मी ने अपनी अम्मी से सीखा है। इसी तरह जो हमारी दावतें हैं या हमारे फंक्शंस हैं या हमारी कुछ रिवायात हैं या हमारे खाने पीने के तरीके हैं या हमारे सोशल लाइफ के तरीके हैं, ये सब के सब पीछे से आते हैं और फैमिली वाले ही एक दूसरे को सिखाते हैं। तो ये आगे फैमिली कल्चर भी बनता है और जो माशरे का कल्चर है वो भी प्रोटेक्ट रहता है, वो लोग भूलते नहीं हैं उसे। तो खानदान की अहमियत को तो कहीं भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात है। और इसी के साथ साथ जो ज्वाइंट फैमिली में बच्चों की तरबियत होती है वो कैसी होती है? बच्चों की तरबियत के लिए आपको ज्वाइंट फैमिली बस ज़रूरी है। चले मैं आपसे कह देती हूँ कि एक तजर्बा करके देख लीजिए। दो फैमिली में अगर दो बच्चे हैं, एक जो है वो मेड के हवाले कर दीजिए, एक दादी के या नानी के हवाले कर दीजिए, वो बाद में उनकी लुक आफ्टर करें माँ के जाने के बाद। आजकल ज़्यादातर लड़कियां जॉब कर रही हैं और बाहर रहती हैं, तो जॉब से जो बैंक में होती हैं तो आती भी काफ़ी देर से हैं। तो आप दोनों बच्चों की शख्सियत में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे, एक जिसकी परवरिश दादी ने नानी ने की और एक जो मेड के हवाले किया गया था जो बच्चा। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो दादी है या नानी है या फुफ्फी है या चची है, जो माहौल बनाती हैं मोहब्बत का, खलूस का, वो आप एक पेड सर्वेंट से उम्मीद न रखिए। तो वो अपना बच्चों को, अब जैसे मेरी दादी, जब हम छोटे थे
हमारी दादी अम्मा हमारे साथ रहती थी, तो वो हमें रात को अपने दाएं बाएं सुला लेती थी और हमें आयात याद कराया करती थी, छोटी सूरतें याद कराती थी, आयतुल कुर्सी, और फिर सुनती थी हमसे, और फिर हमें इनाम के तौर के ऊपर कोई खाने की चीज़ या एक आना दो आने जो है वो मिलते थे। तो वो उन्होंने हमें सिखाया था। बाद में जो है मेरी नानी अम्मा मेरी टीचर थी, उन्होंने हमें कुरान शरीफ पढ़ाया था। मेरी खाला ने मुझे नमाज पढ़नी सिखाई थी। तो इसी तरह हमारी फुफ्फियाँ और चचियाँ जो है उनसे हमने सिलाई कढ़ाई क्रोशिया ये चीज़ें हमने अपने घरों में सीखी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये बच्चियों की तरबियत भी होती है, बच्चों की तरबियत भी होती है, और मैंने आपको ये भी कहा है कि एक फैमिली बॉन्ड मजबूत होता है कि आप बेफिक्र होकर जाती हैं कि बच्ची जो है या बच्चा जो है वो दादी के पास है या दादा नानी के पास है। तो जी हाँ, तो ये दो फायदे हैं। एक आपके का बच्चा जो है वो महफूज हाथों में है, और दूसरा आप वर्क प्लेस पे परेशान नहीं रहेंगी। जब तक आप कंसंट्रेशन से अपना काम नहीं करती, आप वर्क प्लेस पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकेंगी। अगर आपको पीछे से बच्चे की परेशानी बार बार दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है ना कि मेड के हाथ में पता नहीं खाना खिलाया है कि नहीं, पता नहीं सही से प्यार से रखा है कि नहीं। लेकिन अगर वो फैमिली में से दादी नानी किसी के पास भी है तो आप बेफिक्र होते हैं कि इट्स ओके, पता है आराम खाना भी खा लेगा और सारे काम तो ये चीज आपकी परफॉर्मेंस पे और आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी कैपेसिटी पे बड़ा असर डालेगी। अब मैं खुद भी रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब में भी रही हूँ, तो मैंने देखा है चाइल्ड केयर सेंटर वहाँ पे बनाए गए हैं, लेकिन बच्चों की जो केयर वहाँ होती है, जो केयर टेकर्स रखी जाती हैं, वो भी मुझे पता है कि वो बच्चों को कैसे रखती हैं। तो मैं यही, बल्कि मैं आज की बच्चियों से गुजारिश भी करूँगी कि घबराइए नहीं, अपने बच्चों की नानी या दादी या दादा या उनको नाना को अपने साथ ज़रूर रखें और बेफिक्र रहें। थोड़ी बहुत बुजुर्गों को आदत होती है रोक टोक करने के लिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उन्हें समझा दिया जाए कि मुझे काम है, मेरे काम की नौयत ऐसी है, मुझे देर हो जाती है या कुछ ऐसा, तो वो सिचुएशन को समझते हैं। तो इतनी सी बात के ऊपर अगर आपको घर में एक पॉजिटिव माहौल मिलता है और आपके बच्चे की पॉजिटिव शख्सियत पैदा होती है, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। मतलब अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पसंद, तो उसके साथ साथ बहुत सारी फायदे वाली चीजें भी हैं कि आपको उससे फ़ायदा भी बहुत हो रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। अगर आप अकेले घर में रहते हो तो आपको टेंशन होती है बच्चे को घर पे अकेला नहीं छोड़ना, तो फैमिली साथ है तो वो बहुत सारी चीज़ें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो जो जॉइंट फैमिली में आपके साथ रहते हैं वो आपकी केयर भी करते हैं, वो आपके काम भी कर देते हैं। आप अगर अकेले रहते हो तो फिर ये चीज़ें तो सहूलियात आपको मैसर नहीं होंगी वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें इनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और मैं अब आपकी तरफ आती हूँ। ऐना का है ना आपने? ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि अब तो एस्थेटिक के बहुत सारे प्रोसीजर्स आ गए, अब सैलून में रिवाज ख़त्म हो गया है कि लड़कियां सैलून में जाएं, फेशियल करवाएं, ये बाकी सारी चीज़ें। अब तो किसी की नाक थोड़ी सी ऐसी है तो कहती है नहीं अब तो मैं एस्थेटिक क्लिनिक जाऊंगी और नाक को फिक्स करा लूंगी, तो ये भी एक चीज़ है। फिर उसके साथ अगर किसी को लिप्स के साथ मसला है तो वो नेचुरल चीज़ें की तरफ आ जाती है। अब फिलर्स और बोटॉक्स का बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया गया कि फिलर्स करवा लें, बोटॉक्स करवा लें। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फिलर्स जो है ना, बेसिकली ये फिलिंग होती है, एक हाइलुरोनिक एसिड की फिलिंग होती है, और जो बोटॉक्स है वो बॉटुलिज्म टॉक्सिन है जो कि रिंकल को रिमूव करता है आपकी स्किन से। बेसिकली वो आपके मसल को रिलैक्स करता है और जिस एरिया में रिंकल होता है उसको ख़त्म करता है। जितने भी डीप रिंकल्स हैं उनको हम बोटॉक्स से सही कर सकते हैं, और जो फिलर्स हैं जहाँ पर आपको वॉल्यूम चाहिए उसको हम फिलर्स से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को चीक्स में अपना वॉल्यूम चाहिए होता है, वॉल्यूम जल्दी लॉस होना शुरू हो जाता है या विद एज अगर लॉस हो गया है, तो फिलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद इट। उसके अलावा बोटॉक्स उन लोगों के लिए जैसे क्रोज फीट पे जब हम हंसते हैं हमारी लाइंस बन जाती हैं, बनी लाइंस बनती हैं नोज़ के गिर्द, फ्राउन जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है फ्राउन लाइंस वक्त से पहले बन जाती हैं जिनकी माथे के ऊपर, उन सबको वो डीप होती हैं, उन सबको हम बोटॉक्स से ट्रीट कर सकते हैं। बोटॉक्स और फिलर्स का फ़र्क हमें समझ में आ गया कि ये जो रिंकल्स पड़ते हैं आपको, इसके लिए आपको बोटॉक्स कराना है। और अगर आपने अपनी, अब तो ये चीज़ें भी आ गई है ना, किसी ने पाउटी लिप्स करने हैं तो वो भी करवा रहा है। अब वो कौन सा चीज़ है, बोटॉक्स है फिलर्स है?
देखिए फिलर्स ही इस्तेमाल होते हैं लिप्स के अंदर। अगर तो गमी स्माइल है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं बोटॉक्स, जो हम ऊपर इंजेक्ट करते हैं, जिससे जिन लोगों के दांत थोड़े गमी से होते हैं उनको हम उसके लिए बोटॉक्स करते हैं इस्तेमाल। लेकिन जिनको लिप की ऑगमेंटेशन चाहिए, लिप्स थिन है, लिप्स के अंदर वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए हम फिलर्स इस्तेमाल करते हैं लिप्स में। ठीक है, तो कितने अरसे तक आप फिलर्स और बोटॉक्स को अपने स्किन के अंदर रख सकते हैं? फिलर्स जो है ना, ये अगर आपने अच्छा फिलर इस्तेमाल किया तो वो 1 साल से 2 साल आपकी स्किन में रहता है। और अगर तो आपने कोई चीप, जैसे अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि हमें बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना, तो आजकल चीप फिलर्स भी आए हुए हैं मार्केट में। अगर आप चीप फिलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने लास्ट करता है और उसके बाद आपको फिर दोबारा से उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और बोटॉक्स 6 मंथ्स के बाद, 6 से 8 मंथ्स आपकी स्किन में रहता है और बोटॉक्स की फिर से आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर इसका के अलावा नेचुरली आप कैसे केयर कर सकती हैं स्किन की और नेचुरली आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपकी एक अच्छी रूटीन होनी चाहिए जिसमें आपका एक अच्छा मॉइस्चराइज़र हो, आपका अच्छा सनब्लॉक हो, अच्छा सीरम हो। सीरम अब अगर आपको एंटी एजिंग चाहिए, आप चाहती हैं कि लॉन्ग टर्म आपको एक अच्छी यूथफुल स्किन रहे, तो उसके लिए हम रेटिनॉल को प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग रेटिनॉल को बिल्कुल इस तरह बेधड़क इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं कि डेली उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो फिर स्किन की बैरियर को डिस्टर्ब करता है। तो डॉक्टर से आप मशवरा करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप पुदीने और अदरक का कहवा उसमें हनी डाल के पीने की आदत डाल लें तो आपकी स्किन कभी ख़राब नहीं होगी, लेकिन नेचुरल ग्लो उसके ऊपर रहेगी। और बजाय बाजार की बनी हुई महंगी से महंगी क्रीम में भी एक केमिकल्स तो डालते हैं, तो उसकी बजाय अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें तो भी आपकी स्किन ठीक रहती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत तो मैटर करता है। आप अपनी फूड से भी अपनी स्किन को अपने चेहरे पे ग्लो रख सकती हैं अगर आप कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल ना करें। ये बहुत अच्छी बात है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है जरूर करना चाहिए, कम से कम दिन में 2-3 बार। वजू से अच्छी चीज कोई और नहीं होती है। बिल्कुल बात है। और दूसरा, अपनी फूड में भी मसालेदार चीजें और घी और ऐसी चीजें कम कर दें। फ्रूट और पानी वाले फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करें। कोलेजन जो है ना स्किन में हमारा जो प्रोटीन है उसने तो ड्रॉप करना है विद एज। हमारा जो कोलेजन है ना उसने ड्रॉप करना ही करना है। सो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो कोलेजन को कैसे वही मैं आपको बताने लगी थी कि कोलेजन को बूस्ट करने के लिए यू नीड एन एस्थेटिक फिजिशियन, जस्ट अ डाइट इज नॉट। अब देखें, आप अगर हमारी एक्ट्रेसेस को देख लें जो बहुत अच्छा अपना मेंटेन रखती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो 50 क्रॉस कर गई हैं बट यू वोंट सी अ सिंगल रिंकल ऑन द फेस, और इतना अच्छा वॉल्यूम उनके फेस पे होता है। दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट। सिर्फ हाँ ठीक है, इट्स अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल कि आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप डाइट का ख्याल कैसे रखना है इस पर आते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। सबसे पहले कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मुझे ये पूछना था डॉक्टर से कि मेरे चेहरे पे एक तो एक्ने स्कार्स हैं, दूसरा पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट मेरे लिए हो सकता है? अच्छा, एक्नी स्कार्स अगर हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा चेक करा लें किस नौयत के एक्नी स्कार्स हैं, बहुत डीप हैं या सिर्फ सुपरफिशियल एक्नी स्कार मार्क्स हैं। इसमें हमारे पास लिस्ट है एक ट्रीटमेंट्स की ना, वो हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट पे कौन सी सूट करती है। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास आजकल एक बहुत अच्छी है CO2 फ्रैक्शन लेज़र है। उसको हम इट्स अ लेज़र ट्रीटमेंट जिसको हम उसकी शॉट्स स्किन पे लगाते हैं। उससे आपकी स्किन को 7 डेज़ लगते हैं डाउन टाइम में, एंड इट हील्स विद द ग्लोइंग स्किन। मतलब आपकी स्किन जो है वो बहुत ग्लो देती है, कोलेजन बनता है उससे, इलास्टिन प्रोड्यूस होता है उससे। उसके अलावा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, वो आप करा सकते हैं एक्नी स्कार मार्क्स के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक और लेज़र ट्रीटमेंट है जो कि हम इसके लिए करते हैं, कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट है, वो भी हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका जो एक्नी स्कार मार्क है वो किस नौयत का है। इसके लिए हम केमिकल पील्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ विजिट आवर क्लिनिक, हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर हम डाइट की बात कर रहे थे कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए हमारे एक अच्छी
हेल्दी लाइफ के लिए, अच्छा, healthy एक skin के अच्छा लिए? डाइट प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑब्वियसली एक डाइटिशियन आपको एक बहुत अच्छा डाइट प्लान बना के दे सकती है. मी बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियन, आई कैन रेफर यू टू अ डाइटिशियन, बट अगैन एट द सेम टाइम, जैसे आपने भी बात की, बहुत अच्छी बात है कि डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, तो इवेंचुअली उनको फिर दोबारा से हमारे पास आना पड़ता है और फिर हम उनको दोबारा ट्रीट कर रहे होते हैं और उनकी चीज़ें बहुत स्टबर्न हो जाती हैं ट्रीट करने के लिए. लेकिन जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत क्विक टाइम में उनकी रिकवरी हो जाती है. ओके, लाइफस्टाइल आपका बड़ा ज़रूरी है, मैटर करता है ये सारी चीज़ें. एक ये चीज़ है, आजकल लोगों को वैसे गोरे होने का बहुत शौक है कि अब तो बस गोरा होना है, यही एक मिशन रह गया लाइफ का, और उसके लिए बहुत सारे इंजेक्शन, ड्रिप्स हम सुनते हैं. क्या रंग गोरा करना किस तरह से पॉसिबल है? रंग गोरा नहीं बिल्कुल आप कर सकते, टोन बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, आपकी जो जेनेटिक है उसको आप नहीं बदल सकते, जो अल्लाह की तरफ से आपको एक जीन्स मिली है उसको आप नहीं बदल सकते. हाँ, लेकिन आप इसमें इतनी ऑल्टरेशन ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपना एक आधा स्किन टोन लाइट कर सकते हैं, ब्राइटनिंग की तरफ जा सकते हैं, इवन स्किन टोन अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन इंजेक्शन विच इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. और साथ में आप विटामिन सी को अगर इनकॉर्पोरेट करें तो दैट विल डू वंडर्स विद योर स्किन. और किसी भी ओकेजन से पहले या किसी भी अगर कोई इवेंट आ रहा है उससे पहले, कुछ टाइम पहले अगर आप 1-2 ड्रिप्स इसकी लगवा लें तो दैट वुड बी वेरी वंडरफुल. ओके, ये जो ड्रिप्स की बात कर रही हैं आप, या जो भी चीज़ें होती हैं, कितने टाइम तक आपके रंग को गोरा रखेगी? बेसिकली ये जो ड्रिप है ना, ये जो ग्लूटाथायोन है, ये आपके हर सेल में वैसे भी नेचुरली अवेलेबल है. ये कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो हम कोई बाहर लैब में तैयार करके आपकी स्किन में डाल रहे हैं. ये वैसे ही हर बंदे की सेल के अंदर ये पहले से मौजूद होता है. हम सिर्फ ये करते हैं कि जिन लोगों की मतलब स्किन में जैसे एक फ्री रेडिकल होता है, एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन में अनइवन स्किन टोन को कर रही होती हैं, उसके लिए हम इसको लगाते हैं, और स्किन की अच्छी हाइड्रेशन के लिए भी ज़रूरी है ये. और ये एक बहुत पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर भी है. ये कीमो के पेशेंट्स को देते थे बेसिकली उनकी एजिंग को रिवर्स करने के लिए. तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट देखा गया कि ये साथ में टोन को भी बेहतर कर रहा है, यानी वाइटनिंग भी दे रहा है. तो फिर एस्थेटिक फिजिशियंस और डर्मा की लाइन में इसको हम स्किन ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसके बहुत सारे और फ़ायदे भी हैं, जिसमें इसका जो सबसे मेन फ़ायदा है वो ये है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. साइड इफ़ेक्ट भी है इसका कोई? साइड इफ़ेक्ट अगर आप बहुत देखें, कोई भी मेडिसिन अगर आप ओवर डोजेज कर लेते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट ही करेगी आपको. तो इसको अगर आप एक इसके तरीके से लगाएं और इसके मतलब इसकी ओवर डोजेज ना करें तो ये बिल्कुल इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. ठीक हो गया. और आजकल बूढ़ा होना नहीं चाहते आप, एंटी एजिंग बहुत से प्रोडक्ट्स आ गए हैं. एंटी एजिंग सीरम्स हैं कि आप अपने फेस पे लगाएं, और फिर आप, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपनी उम्र को रोक दें और वो एंटी एजिंग का प्रोसीजर स्टॉप हो जाए, लेकिन उसको थोड़ा स्लो डाउन किया जा सकता है. क्या इसमें, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं? एंटी एजिंग जो है ना, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि कोलेजन हर ईयर आपका ड्रॉप कर रहा है. विद एज 25 ईयर्स के बाद कोलेजन ड्रॉप करना शुरू हो जाता है. जो प्रोटीन बेसिकली स्ट्रक्चर देती है ना हमारी स्किन को, वो ड्रॉप करना शुरू हो जाती है. उसको बूस्ट करने के लिए और उसको एनहांस करने के लिए हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करा सकते हैं. ठीक है, उसमें आपका अपना ही प्लाज्मा इस्तेमाल होता है जो कि ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर बहुत रिच होता है. न्यू ग्रोथ को वो स्टिमुलेट करता है, न्यू कोलेजन बनाता है. तो जहाँ से हमारा कोलेजन ड्रॉप कर रहा है, एट द सेम टाइम कोलेजन बन भी रहा है, तो वो उस तरह से आपकी एजिंग होती नहीं है. तो एक तरह से इस तरह एजिंग रिवर्स हो सकती है. दूसरा, जब अगर एक बार फाइनली रिंकल पड़ ही गया है, मतलब आफ्टर 30s 40s जो ख़वातीन हमें कांटेक्ट करती हैं जिन्होंने पहले अपना ख्याल नहीं किया होता, फिर उन लोगों के लिए फिलर्स और बोटॉक्स हम एडवाइस करते हैं. लेकिन वो ऑब्वियसली एक उसका यही है कि मेंटेनेंस करनी पड़ती है. उसमें ये नहीं होता कि आपने अगर हर साल करा लिया, अब या हर 6 महीने बाद तो नहीं करवाया जा सकता ना. बिल्कुल, उसके लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है. अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. और उसके अलावा एक और तरीका है कोलेजन को एनहांस बूस्ट करने का, थ्रेड लिफ्टिंग होती है. उसमें पीडीओ थ्रेड्स होती हैं, छोटी सी थ्रेड्स होती हैं जिनको हम स्किन में इंट्रोड्यूस कराते हैं. वो नेचुरली कोलेजन को बनाती रहती हैं आपकी. तो वो एक और तरीका है कोलेजन को बूस्ट करने का. लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब को अगर आप मेंटेन करेंगे तो ही आप अचीव कर सकते हैं एक अच्छी स्किन, क्योंकि एक नेचर है उसको, आप उसको फाइट नहीं कर सकते. कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं आया जो लॉन्ग लास्टिंग हो? लॉन्ग लास्टिंग कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही अगैन एक नेचर है जिसको आप फाइट नहीं कर सकते. एजिंग तो आनी ही आनी है. एजिंग आनी है अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप हर ईयर हर 6 मंथ्स बाद अपनी स्किन के अंदर कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो कि कोलेजन को बूस्ट करता है, तो फिर तो आप 50-60 में भी देख सकते
सकते हैं कि स्किन जो है वो सैगी नहीं होगी, लटकी हुई नहीं होगी और अच्छी एक यूथफुल स्किन होगी। सो एस्थेटिक फिजिशियंस का काम ये है कि यू विल बी एबल टू एज ग्रेसफुली, ये कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वी कैन टोटली रिवर्स द एजिंग प्रोसेस, तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक हो गया, मतलब ऐसा कोई आपका ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा है? कुछ भी नहीं है, ये long माइंडसेट है कि lasting बस बंदा लॉन्ग कहीं लास्टिंग दफा और एक करवा दफा लिया। कराया और ठीक हो गया, ये बहुत पेशेंट्स अक्सर कहते हैं, लेकिन ये एक सिर्फ माइंडसेट है, इसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, फिर तो- एवरीथिंग विल पेरिश। इस दुनिया में भी लॉन्ग लास्टिंग कौन सा रहना है। मतलब कहने की बात यह है कि एक चीज नेचर है जिसको कोई भी फाइट नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन आप उसको स्लो डाउन कर सकते वो हैं। माएँ कहती हैं कि एक दफा चले जाओ ना तो फिर जाना ही पड़ता है, तो वो ये वही वाला है कि आप एक नहीं दफा आप आएंगे अगर तो- क्लिनिक चले गए ना स्टैटिक, तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक दफा नहीं आएंगे तो बाद में फिर जब आप मिरर देखेंगे तो फिर आप शायद सोचेंगे कि इट्स टू लेट। अगर आप चले ही जाते तो शायद इतना लेट ना होता, क्योंकि अक्सर खवातीन आती हैं 50s में जिनका फेस बहुत रिंकल्स से भर जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, फिर उसको ट्रीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। वही अगर आप टाइमली अपने प्रॉब्लम को एड्रेस करा लेते हैं, अगर वाकई आपको वो चीज़ अफेक्ट करती है, हाँ, एक तो वो पेशेंट है ना जिसको वो अफेक्ट ही नहीं करता, रिंकल है सो व्हाट, आई कैन लिव विद इट। एक वो पेशेंट है जिसको है कि नहीं यार, व्हाई इज दिस रिंकल इज ऑन माई फेस, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पेशेंट्स। तो जिनको है प्रॉब्लम वो टाइमली उसको एड्रेस करें और उसको चेक करें, बाकी ख्याल रखना चाहिए अपनी स्किन का। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक हो गया। फरखंदा मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली में जो कि अक्सर एक शिकायत आती है प्राइवेसी की, एक तो आपको आज़ादी नहीं होती, फिर प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब होती है, तो इन चीज़ों को कैसे देखेंगे? मेरी समझ में नहीं आता कि जॉइंट फैमिली में जहां आपके क्लोज ब्लड रिलेशंस मौजूद हैं उसमें प्राइवेसी में क्या फ़र्क पड़ सकता है। आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पेरेंट्स के साथ जब चलें आगे की बात है, लेकिन हम वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ भी तो रहते हैं। बहनें शादी से पहले बहनें एक कमरा शेयर करती हैं, एक कमरे में बज़ औक़ात वो एक बेड भी शेयर कर लेती हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बल्कि आपको शेयरिंग सिखाते हैं। आप अपनी जो ड्यूटीज़ हैं और आप अपनी जो वरीज़ हैं, जो अब आपकी परेशानियां हैं, आपकी तकलीफ़ है, वो शेयर कर सकती हैं। उसमें प्राइवेसी की क्या बात है? यानी दादी से या नानी से या फूफी से या से क्या चीज़ छुपी हुई है? क्या चीज़ आप छुपाना चाहते हैं? नथिंग। तो इस बात को तो कतई भी अपने नर्व्स पे मुसल्लत नहीं करना चाहिए, बल्कि आप उनको शेयर करें उनके साथ। अपने जो हैं ज़्यादा ओल्ड एज की ख़वातीन हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं कर सकती, लेकिन आप देखिए जैसे पालक है, उन्हें पकड़ा दें, वो आपको बड़ी अच्छी बैठे बैठे करने काम जो है वो कर देती हैं। तो इसी तरह बच्चों की देखभाल है या उनको बताना है इस वक्त इसको फीडर देनी है, वो करती हैं। इसमें कहीं प्राइवेसी नहीं आती है। स्पेशली ब्लड रिलेशंस में प्राइवेसी का कोई सवाल नहीं है। बाहर के लोग अगर हैं तो फिर तो प्राइवेसी आपकी मुतासिर होनी चाहिए, लेकिन बहन भाइयों के साथ, ये वालिदैन के साथ, दादा दादी के साथ, तो उसमें प्राइवेसी, ये ऐसी एक मिथ बना ली है कि जी हमारी प्राइवेसी मुतासिर होती है। बट वो क्या करेंगे? वो क्या आपके कमरे में दंदनाती घुसती आएंगी? नेवर। बल्कि वो बेचारे तो अपने रूम्स तक रहते हैं, उनको बल्कि अपने साथ शामिल किया करें, यानी घर के मामलात में शामिल क्या करें। कोई फंक्शंस है उसमें उनसे छोटे मोटे काम करवाया करें और उनके साथ बातें किया करें, उनके साथ घर के मसले डिस्कस किया करें। बच्चों की बाज़ का तो बहुत बच्चों को वो छोटे मोटे टोटकों से ठीक कर देती हैं, बजाय डॉक्टर्स के पास जाओ, इंजेक्शन लगवाओ, वो एक छोटा सा कोई टोटका शहद का या उसको दे देती हैं, बच्चे ठीक हो जाते हैं। वो दो बातें हैं कि जो नई जनरेशन है कि लोग उनको दिल बड़ा करना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि ये हमारे साथ हैं, इनके साथ हमारे बहुत गहरे मोहब्बतों के रिश्ते हैं, इन्होंने हमारे साथ रहना है और इनसे हमने कोई बात छुपानी भी नहीं। तो उससे कोई प्राइवेसी पे आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। इसी के साथ वक्त ब्रेक का, हम वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। खुशबू की तरह
की तरह जिंदगी बनके तुमसे सलवा में पकाएं, बस फिर खाते ही जाएं। अखबारात, टीवी और इंटरनेट पर सिर्फ जराइम और समाजी बेचैनी की खबरें। क्या आज हम वही खड़े हैं जहां से इस सफर का आगाज किया था? ये माशरा कैसे सुधरेगा? अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मुझे खुदा और दीन की क्या जरूरत है? क्या फनून लतीफा और सकाफती त्यौहार मजहब के खिलाफ हैं? क्या मजहब और साइंस एक दूसरे की जिद हैं? क्या मजहब से मुताल्लिक जदीद जहन के अश्कालात और हसास मौज़ूआत पर मुकालमा जरूरी है? खुदा करोड़ों जानवरों की कुर्बानी से आखिर क्या हासिल करना चाहता है? क्या कुरानी वाक़यात में दौरे जदीद के लोगों के लिए कोई पैगाम है? हम नौजवान एक दूसरी जुबान की किताब से अपने मसाइल कैसे हल कर सकते हैं? इन और इन जैसे हजारों सवालात के जवाबात जानिए और समझिए प्रोग्राम अल कलाम में। देखिए प्रोग्राम अल कलाम पीर से जुमा 8:05 पर रोही पर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से हम आपके साथ मौजूद है, डॉक्टर आना हमारे साथ हैं। आना, अच्छा मैं ये जानना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है वो पिगमेंटेशन का है कि आपके फेस पे पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, कब होती है, क्यों होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है? पिगमेंटेशन की डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। कुछ लोगों को सिर्फ आयरन डिफिशिएंसी की वजह से पिगमेंटेशन हो रही होती है, यानी कि जिन लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि ख़वातीन डिलीवरी के बाद कंप्लेन करने आती हैं कि हमें ना ये पहले कभी छाइयाँ नहीं थी, जब से ये डिलीवर किया है तब से ये छाइयों का मसला हो गया है। तो उन लोगों को तो सिंपल हम आयरन डिफिशिएंसी को जैसे ही ट्रीट करते हैं उनका मेलास्मा ट्रीट हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, फिर इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं सऊद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी क्या कहेंगे? 28 ईयर्स मेरी एज है और मुझे पता ये करना था कि डॉक्टर साहिबा से कि मेरे जो टीन एज से जो मेरे एक्नी के मार्क्स हैं जैसे टीन एज में हो जाते हैं बॉयज को, तो उसके बाद मेरे बने खड्डे से ऐसे बने हुए हैं काफी ज्यादा और ऑयली स्किन है मेरी और वो जो है ना वो जा नहीं रहे। उन्होंने, मैं इस जगह गया था, उन्होंने मुझे PRP भी की लेकिन उससे भी वो उसे इफेक्ट पड़ नहीं रहा सही। मैं 2-3 सेशन आए, तो इसका कोई आगे फर्दर कोई हो सकता है? और काइंडली अगर ये मुझे ये बता दें कि मुझे क्योंकि मुल्तान में बहुत जगहों पे मैं जा चुका हूँ, तो इनका किधर है क्लिनिक, अगर इस तरह से भी कोई मतलब बता सकती हैं कि मुझे, क्योंकि मैं काफी मतलब विजिट कर चुका हूँ, तो बाकी ये बता दें कि आगे कोई हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। PRP के बाद भी अगर फ़र्क नहीं पड़ा स्किन को, इसका मतलब ये कि प्लाज्मा इतना इफेक्टिव नहीं था, तो उस वजह से हमें फ़र्क अक्सर नहीं पड़ता। या अक्सर सेशंस अगर आपने टाइमली और प्रॉपर सेशंस ना लिए हों तो भी ऐसी कंप्लेन आती है। उसमें फिर हमारे पास जदीद लेज़र्स हैं, जैसे CO2 फ्रैक्शन लेज़र का मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो बहुत कम टाइम में और बहुत क्विकली कोलेजन को बना देती है। तो जो भी जहाँ पे स्कार मार्क्स होते हैं, जहाँ पर आपको फिलिंग की ज़रूरत होती है, वो बहुत जल्दी उसको कवर कर देती है। तो CO2 फ्रैक्शन लेज़र बिल्कुल आप करा सकते हैं। हमारा क्लिनिक मुल्तान में ही है, MDA हाउसिंग सोसाइटी में है, आप हमें विजिट कर सकते हैं। और हमारा जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो 0316-608-4856 है। आप उससे रब्ता कर सकते हैं। आप पिगमेंटेशन के हवाले से बात कर रही थी। बिल्कुल, मैं आपको उसके लिए भी तो PRGF हम कर सकते हैं। PRGF कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि क्या कॉज है, क्यों मेलास्मा हो रहा है। कुछ लोगों को, मैं आप बता रही हूँ, सिंपल आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होता है और कुछ को जेनेटिक होता है मेलास्मा। उस मेलास्मा के लिए कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आप अवॉइड करें तो बेहतर है, जैसे कि सन एक्सपोजर एक बहुत मेन ट्रिगर है उनका, हम कहते हैं सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करें उसके लिए। उसके अलावा उसमें स्ट्रेस है, स्ट्रेस को बचाएं, मतलब स्ट्रेस से बचें, स्लीप डिप्रिवेशन ना हो, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हम कहते हैं इनको अवॉइड करें। लेकिन फिर उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो है लॉन्ग, मतलब वो आपको उसकी मेंटेनेंस उसकी भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसका ये नहीं है कि आप कोई प्रॉपर मतलब क्योर उसका अचीव कर सकते हैं विद जस्ट वन गो। उसमें भी अक्सर लोग आके 1 या 2 सेशंस करा के कहते हैं कि हम गए डॉक्टर के पास लेकिन कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, फिर से मेलास्मा वापस आ जाता है। वो इसलिए वापस आता है क्योंकि वो आपकी जीन्स में है, जब आपका ट्रिगर आएगा मेलास्मा वापस आएगा। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन रखते हैं, डॉक्टर के पास टाइमली जाते हैं, जिस तरह के आपके सेशंस हमने प्लान किए होते हैं, तो वो मेलास्मा से आप बचे रह सकते हैं। अगर सेशंस के बाद भी किसी को नहीं फर्क पड़ा पिगमेंटेशन का,
तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सेशंस के बाद भी फ़र्क ना पड़े। अगर जो ट्रीटमेंट प्लान हम दे रहे होते हैं ना, ये बहुत रेयर होता है कि हमारा ट्रीटमेंट फेल हो जाए बिल्कुल हर पेशेंट पे। हमारी मुल्तान की गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब सन एक्सपोजर जिसका बहुत ज़्यादा है उसको तो चाहिए कि वो बिल्कुल लाजमी ट्रीटमेंट अपना प्लान वैसे ही फॉलो करे जैसे उसको बताया जाता है। अदरवाइज़ मेलास्मा से बचने का फिर कोई हल नहीं है। इसके लिए क्यू स्विच एक लेज़र है, वो बहुत मुफीद है। अगर आप उसके सेशंस लेते हैं ना टाइमली, तो आप मेलास्मा से बच सकते हैं, क्योंकि ये डर्मल पिगमेंटेशन होती है, डीप डाउन इन योर स्किन ये होती है, जिसको हमने निकालना होता है। 1 या 2 सेशंस आर नॉट इनफ, लेकिन क्यू स्विच से आपको 1-2 सेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक सेशन ही इनफ होता है उसका। लेकिन फिर जब दोबारा ट्रिगर आता है तो उसके लिए आपको फिर विजिट करना पड़ता है। तो जिस तरह से, और फिर कुछ टॉपिकल क्रीम्स होती हैं जो हम इन पेशेंट्स को देते हैं, जो इनको घर पे बाकायदगी से इस्तेमाल करनी होती हैं। तो इनको चाहिए कि जिस तरह डॉक्टर प्लान करता है वैसे ही फॉलो करें, तो लाजमी फ़ायदा होता है। ओके, ये ट्रीटमेंट लाइफ टाइम में क्या आपने करवाना है, हर कुछ टाइम बाद PRG या फिर हर मैं कुछ आपको टाइम बता बाद रही हूँ, जैसे करवाना है? ट्रिगर होता है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट्स अगर कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके रहना शुरू हो जाएं और वहाँ पे कुछ टाइम जैसे सन हीट बिल्कुल नहीं है, सन एक्सपोजर नहीं है, इनके ट्रिगर्स नहीं है, रिलैक्स हुए हैं, बिल्कुल ईजी हैं, तो उनको मेलास्मा बिल्कुल इतना अफेक्ट नहीं करता। मुल्तान की अगर बात करें, मुल्तान की में अगर तो बात बहुत करें तो गर्मी होती है। मेंटेनेंस बिल्कुल करनी पड़ती है। इनका हम प्लान पूरा बनाते हैं, 9 से 10 मंथ्स में हमें ख़त्म करने में एक पिगमेंटेशन को लग जाते हैं। जब पिगमेंटेशन ख़त्म होती है उसके बाद दोबारा जब पिगमेंटेशन आती है तो हमें फिर से उसको ट्रीट करना होता है। तो दोबारा ना आए, करने के बाद दोबारा भी आ सकता है। दोबारा ना आए, इसलिए हम उनको जो है ना एक ट्रीटमेंट प्लान के साथ भेजते हैं घर कि कुछ उन्होंने टॉपिकल क्रीम्स अप्लाई करनी होती हैं जो कि स्किन पे छाइयों को ना आने दें। उन्होंने प्रॉपर स्किन केयर करनी है, सन ब्लॉक है जिसके अंदर, उसके अलावा हम सप्लीमेंट्स देते हैं उनको। उसके अलावा हम उनको जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो हम मेंटेनेंस के लिए कह देते हैं कि आप 6 मंथ्स के बाद दोबारा हम एक दफ़ा विजिट करके दिखा दें। मतलब इस तरह अगर वो अपना ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करें तो वो दोबारा नहीं भी आती। अक्सर लोग बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, जो बहुत अच्छा फॉलो करते हैं वो बहुत अरसे तक मेलास्मा से अपनी जान छुड़वा भी सकते हैं। सनस्क्रीन की बात करें कि सनस्क्रीन लाजमी आप यूज़ करें अगर आपका सन एक्सपायर है तो। सनस्क्रीन के बाद लड़कियों को बहुत से मसाइल इसलिए देखने पड़ते हैं कि उसके बाद सनस्क्रीन के ऊपर आप मेकअप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपने बाइट जाना है तो मेकअप तो आपने करना ही करना। इसमें यह है कि देखें सनस्क्रीन की ना डिफरेंट इकसाम है। जैसे कि सनस्क्रीन सीबम कंट्रोल अब आ गए हैं। काफ़ी लोग कहते हैं सनस्क्रीन लगा लो तो फिर ना ऑयल आता रहता है फेस पे या पसीना आता रहता है। ऐसी जेल जिसको हम सीबम कंट्रोल जेल कहते हैं वो आ गई है। वो एज अ प्राइमर भी काम करती है। जब आप उस जेल को अप्लाई करते हैं तो वो इट वर्क्स लाइक अ प्राइमर। आप वो बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑयल को कंट्रोल रखती है, ऑयल भी नहीं आता और उसके ऊपर आप अपना मेकअप ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप सनस्क्रीन अगर वो वाला इस्तेमाल करें तो फिर आप इजीली अपना मेकअप यूज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। सनस्क्रीन एक दिन में कितनी दफ़ा लगाना चाहिए? एक दफ़ा लगा लिया इट्स ओके, उसकी कोटिंग भी करनी है? हाँ, मैं आपको ये बताने लगी, पहले की जो स्टडीज़ थी उसमें था कि 4 आवरली आपको रीअप्लाई इसको करना है। 4 आवर इसकी एक लाइफ है, उसके बाद आपको फिर इसको लगाना पड़ता है। अब जो है ना न्यू स्टडीज़ हैं वो कहते हैं 2 आवरली आप इसको अप्लाई करें, जितनी हमारी इंटेंस यूवी रेज हो गई हैं। लेकिन अगर आप 4 घंटे बाद भी कर लें तो ये बड़ी मेहरबानी की बात होगी, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करते और करते हैं तो सुबह करते हैं और फिर शाम को मूड होते हैं वो अपना। तो 4 आवरली भी कर लें तो दैट्स वेल एंड गुड। ओके, वैसे तो बेहतर है कि आप 2 घंटे बाद दोबारा से अप्लाई कर लें। जी बिल्कुल। तो बस नॉर्मली लगा लिया आपने सनस्क्रीन। हाँ। होता है ना कि ये भी सुना है कि आपने डबल लगा लिया, उसके बाद फिर लगाना है, फिर आप अपना मेकअप अप्लाई करें, फिर आप बाहर चले जाएं। कोटिंग डबल या ट्रिपल कर ले ताकि बेहतर हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। जैसे अब आप एक वर्किंग वुमेन है, उसके लिए बहुत मुश्किल है इसको मेंटेन करना, तो वो 4 या 5 आवर्स के बाद भी फेस वॉश करके दोबारा से अप्लाई कर सकती है, क्योंकि 4-5 आवर्स के बाद तो मेकअप की लाइफ एक्सपायरी हो जाती है, तो फिर दोबारा से मेकअप अपना रिन्यू कर लें। लेकिन सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। ओके, ज़्यादातर जो हमें मसाइल हैं, कॉल्स भी आती हैं स्कार्स की, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि विंटर्स में तो आपकी स्किन ड्राई होती है, लेकिन आपकी स्किन जिनकी गर्मियों में भी ड्राई होती है, एक्स्ट्रा ड्राई, उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि आप एक तो हर महीने एक अच्छा डीप हाइड्रेटिंग जो है ना हाइड्रोफेशियल करा लें। हाइड्रोफेशियल इज़ वेरी गुड अगर आपने एक अच्छे क्लिनिक से लिया है जहाँ पर एक तो ये सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता हो कि आप वहाँ से 2 बीमारियाँ और लेकिन आए, एक्नी ना हो जाए। दूसरा ये कि अगर आपकी स्किन अच्छी हाइड्रेटेड है तो अच्छे आपके ऊपर सीरम्स अप्लाई कर दिए गए हैं और डीप मॉइस्चराइज हो गई है आपकी स्किन, तो वो काफ़ी टाइम आपको अच्छा दे देती है। ऑल्सो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट जो देते हैं ऐसे पेशेंट को, वो हम अच्छे मॉइस्चराइजर्स जो समर फ्रेंडली भी होते हैं वो दे देते हैं साथ। प्लस हाइलुरोनिक एसिड का बड़ा इसमें एक पिवटल रोल है। वो ये है कि ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को काफ़ी देर तक स्किन में रखता है, ये उसके साथ बॉन्ड बना लेता है।
तो आपका जो वाटर, जैसे डिहाइड्रेशन के साइन सबसे पहला ये होता है कि स्किन ड्राई हो गई है, स्किन रफ हो गई है, तो हाइलुरोनिक एसिड जो है ना वो आपकी स्किन को रफ और ड्राई नहीं होने देता, वो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। HA को लगाने का तरीकाकार क्या है? हाइलुरोनिक, हाँ, इसको लगाने का तरीका ये है कि आप सुबह उठ के भी लगा लें, सुबह उठते ही आप लगा लें, फेस वॉश करें, सन ब्लॉक लगाएं और सीरम लगा लें अपना, या सीरम लगा के सन ब्लॉक अप्लाई कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन सीरम को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल रखें, उसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकती हैं, दैट्स टोटली फाइन, और फिर आप रात को सोने से पहले फिर अप्लाई कर लें। और इस सब के बाद अगर आपको फिर भी जाहिर है, क्योंकि इस समर्स के अंदर सिर्फ इस रूटीन को फॉलो करके आप एक अच्छी हाइड्रेटिंग और जो है ना यूथफुल स्किन नहीं आप ले सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास ही कोई अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक है तो आप वहाँ विज़िट करें, और वहाँ पे अगर आप महीने या 2 महीने बाद एक अच्छा डीप हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र, हाइड्रेटिंग फेशियल ले लेते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड। अच्छा, एक सिरम लगाने के बाद उसके ऊपर कुछ टाइम बाद आप दूसरा सीरम अप्लाई कर सकते हैं विदाउट फेस वॉश? इट डिपेंड्स कि कौन सा सीरम आप किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उनकी आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल विटामिन सी के साथ आप रेटिनॉल ना अप्लाई करें, दोनों बहुत हार्श हो जाते हैं और फिर स्किन में रेडनेस, इचिंग जैसे मसले हो सकते हैं। दूसरा, इसमें ये बात डिपेंड करती है कि कितने टाइम से आपने फेस वॉश नहीं किया हुआ, यानी कि अगर आपने सुबह अप्लाई किया सीरम और उसके बाद अब आप शाम को दोबारा अप्लाई करना चाहती हैं, तो उस सारे टाइम में अगर आपका जो है बाहर एक्सपोजर रहा है मट्टी का, डिब्री का, तो वो सारा कुछ आपको वॉश करके फिर सीरम अप्लाई करना चाहिए, वरना वो फिर क्लॉगिंग हो जाती है और फिर उससे एक्नी के इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि कितने से कितने टाइम पीरियड में आप दोबारा अप्लाई करना चाहती हैं। हाँ, अभी अप्लाई किया हाइलुरोनिक एसिड, उसके थोड़ी देर बाद आप विटामिन सी अप्लाई करना चाहती हैं आधे घंटे बाद, तो दैट्स टोटली फिजिबल, कर सकती हैं। ओके, कॉम्बिनेशन आपने चेक करना है कि कौन सा अच्छा है, बिल्कुल रिएक्ट ना करते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। विटामिन सी और HA का आपने बताया कि वो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप कोई और सीरम यूज़ करें तो वो यकीनन अपने डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करके आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त। इसी के साथ गर्मी है तो अपनी स्किन का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइज़र जिनकी स्किन ड्राई है वो इस्तेमाल करें। अच्छा, एक ये भी चीज़ है ना कि वो कहते हैं कि मॉइस्चराइज़र जो है वो अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो आपने यूज़ करना है, बैरियर वरना डिस्टर्ब होता है अगर आप अपना मॉइस्चराइजर, लेकिन उसमें फिर हम बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइजर्स नहीं देते, ठीक है, स्किन को मजीद ऑयली करें। ठीक हो गया। हम ये जानना चाहते हैं कि लड़कियां ये कहती हैं कि अगर आप सेपरेट रहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते, तो आपके जो रिलेशन है आपके शौहर के साथ वो एक मजबूत रिलेशन होता है बनिस्बत उसके कि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस एंड डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ योर ओन एटीट्यूड, कि आप बुजुर्गों को लेते कैसे हैं और आप में क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है, और आप में अपने साथ जो ताल्लुक़ बनता है उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त कितनी है। बस उस हिसाब से अगर आप देखें तो जॉइंट फैमिली हो या अकेले हो, दोनों सूरतों में आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। देखिए, अगर आपका इससे मुराद है कि सास ससुर के साथ रहना, तो ये याद रखिए कि आपकी सास जो है वो आपके शौहर की माँ है और आपके ससुर जो हैं वो आपके शौहर के बाप हैं, और उन्होंने उस वक्त उनकी परवरिश की जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। उन्होंने उस वक्त उनके लिए सेक्रीफाइसेस दी, उनके ऊपर पैसा लगाया, उनको पढ़ाया, उनको अफसर बनाया, उसकी शादी की जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। तो ये सब सोचते हुए उनके इन एहसानात को और उनकी सेक्रीफाइसेस को आप अपने दिल को बड़ा करेंगी और उनको उसी तरह एक्सेप्ट करेंगी जिस तरह आपके शौहर करते हैं, तो इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होती। मैं कहती हूँ, मैं फिर रिपीट करती हूँ अपनी बात, कि ये आपके अपने पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, आपके रवैये के ऊपर मुनहसर है कि आप बाज़ अलग रह के भी इतनी नहीं खुश होती बच्चियाँ, बाज़ जॉइंट फैमिली में रह के भी बड़ी खुशबाश रहती हैं और बड़ी मोहब्बत से और खलूस से और मेल जोल के साथ रहती हैं। तो आप ये करें मिलना जुलना। आप मुझे एक बात बताइए कि इन्हें लोकेलिटी जिस जगह पे आप रहती हैं, जिस मोहल्ले में,
वहाँ भी आपका मिलना जुलना है और हमसायों से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए। अलग थलग अरस्तु की कोटेशन है, बड़े मशहूर पॉलिटिकल फिलोसोफर गुजरे हैं यूनान के, वो कहते हैं मुआशरे से जो शख्स अलग होकर रहता है या तो देवता है या फिर हैवान है, इज एन एनिमल। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप इंसान हैं, तो इंसानों के साथ मोहब्बत करना, उनमें घुल मिल के रहना, अपने मसाइल उनसे शेयर करना, उनके मसाइल खुद हल करना, ये इससे आप ना सिर्फ अपने ख़ानदान का, अपने घर का, अपनी लोकेलिटी का, अपनी वर्क प्लेस का माहौल अच्छा करेंगी, बल्कि खुद इसकी आपकी अपनी शख्सियत पे इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा कि आपकी पॉजिटिव शख्सियत आपकी शख्सियत में निखार पैदा करती है। और आपको जब लोग हाथों हाथ लेते हैं, आपकी प्लेजेंट हैबिट्स की वजह से, आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत की वजह से, बुजुर्ग भी और आपके कोवर्कर्स भी और आपसे छोटे भी, तो आप अपने आप को बहुत मजबूत और आपकी शख्सियत में एक मजबूती आती है और एतमाद आता है। तो मेरे ख्याल में कि रिलैक्सेशन होनी चाहिए। मुआशरे में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, घरों में भी और जॉइंट फैमिली में भी। बाज़ रिश्तेदार थोड़ी उसेले होते हैं, बाज़ तो नक मिजाज होते हैं, बाज़ खुश मिजाज होते हैं, तो आप खुद को उस माहौल में डालें। आप इतने सारे लोगों को नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते हैं, तो उसको ढालें और उसके साथ लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, बल्कि जो हार्ड टू एडजस्ट होते हैं उनके साथ ज़्यादा करें। आहिस्ता आहिस्ता आप उनकी मिजाज की सख्ती को नरमी में बदल सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि डिपेंड्स हमारे अपने रवैयों पे, हमारे अपने मिजाजातों पे, हमारे अपने रुझान पे ये डिपेंड करता है कि हम फैमिली के साथ ठीक से रहें या ना रहें। दोनों सूरतों में हमारी गलती है या हमारा कसूर कह लीजिए या हमारा फ़ायदा कह लीजिए दूसरों का। ठीक है। अच्छा, क्या कोई मुश्तरका जॉइंट फैमिली सिस्टम और अलहदा ख़ानदानी निज़ाम को मिलाकर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? मुझे समझ नहीं आया आपकी। जॉइंट फैमिली सिस्टम एक तो ये है, एक ये है कि आप सेपरेट रहते हो, इन दोनों को मिक्सचर करके कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन, वाइज क्वेश्चन। कि बीच का रास्ता ये है कि मेल जोल बढ़ा दें, यानी आप सेपरेट रहें, लेकिन अगर आपके जो सास ससुर हैं या नाना नानी दादा दादी वगैरह अलग रहते हैं तो उनसे मेल जोल बढ़ा दें। यानी आप बेशक अलग रहें लेकिन वीकेंड पे ज़रूर उनसे मिलने के लिए जाएं, या फिर किसी वीकेंड पे आप चले जाएं या किसी वीकेंड पे उन्हें अपने घर खाने पे बुला लें या फंक्शंस पे बुला लें। और ईद वगैरह के ऊपर उन्हें बिल्कुल नहीं भूलें, उनके लिए ईद लेके जाएं और उनके साथ 1-2 घंटे ज़रूर अच्छे से गुजारें। तो उसका यही तरीका है कि आप हैं, लेकिन आप उनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कीजिए, उनके साथ मिलना जुलना, लेन देन। फिर दूसरी ये कि उनसे मशवरे भी लेती रहिए कि मुझे ये मसला है, ये बीमार रहता है बच्चा मेरा, तो ये बताइए इसके साथ क्या करूं, क्या फूड बदलूं, क्या करूं, ये सेहत अच्छी हो जाए वगैरह, या ये रूड है तो इसके लिए क्या इलाज है। उनसे मशवरे भी लेती रहिए और उनके साथ अपने ताल्लुक़ को भी बढ़ाइए और कट ऑफ बिल्कुल ना कीजिए, यानी आप अलग ना करें, लेकिन ताल्लुक़ को रखिए। वीकली चली जाएं, आपकी मसरूफियत पे डिपेंड करता है। आप रोज़ टाइम निकाल सकते हैं, 1-2 घंटे रोज़ निकालें, आप हफ्ते में 1 दिन निकाल सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन निकालें, या आप वेकेशंस में चली जाएं 2-3 दिन 1 हफ्ता रहने के लिए। लेकिन उनके साथ ताल्लुक़ को, फैमिली के साथ ताल्लुक़ को, कोई सी भी फैमिली, आपकी शोहर की फैमिली है या आपकी अपनी फैमिली, किसी के साथ भी ताल्लुक़ मुनक़ता मत कीजिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो उसके लिए क्या करना है हमें? हेयर ट्रांसप्लांट कैसे पॉसिबल है? अगर हेयर लॉस हो रहा है तो अगर आप टाइमली हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, ज़्यादातर मेल्स के ऊपर ये ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उनका जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है वो इस तरह से होती है कि वो आगे से हेयर लाइन रिसीड करना शुरू होती है, तो हम डोनर एरिया से लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जहाँ पे एरिया थिन हो रहा होता है। फीमेल्स में क्योंकि डिफ्यूज हेयर लॉस होता है तो वहाँ पर ये ट्रीटमेंट इस तरह से मुफीद नहीं है।
तो उनमें ये हम नहीं करते। बाकी आजकल एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो एडवांस ट्रीटमेंट आया है वो एक्सोसोम्स थेरेपी है, वो करवाई जा सकती है। इसके 2 सोर्सेज हैं, एक बोटैनिक है और एक एनिमल सोर्स है, तो दोनों तरीके बहुत बेहतर हैं। ज़्यादा एनिमल सोर्स से अगर जो हो एक्सोसोम्स वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक वो है, कराई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे मुलाकात करेंगे कल कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।